गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था लाइव आने की, बट आई थिंक कुछ वेबसाइट में इशू है जिस चक्कर में मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। आप सबके कमेंट्स भी बीच में कभी दिख रहे थे, कभी नहीं दिख रहे थे एंड थोड़ा सा डिले हो गया उस वजह से आने में। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं, आपने खाना वाना जो है खा लिया है। और एक नए कोर्स की शुरुआत मैं आपके साथ यहाँ पे करने जा रहा हूँ जिसका नाम है न्यू पैटर्न कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी एग्जाम्स। इसकी क्लास नंबर 1 है और क्योंकि ये क्लास नंबर 1 है तो नॉर्मल से ज्यादा बात मैं इस क्लास में आपसे करूंगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे 3 तरीके के बच्चे हैं। पहले वो जो पहले एसएससी का एग्जाम एक दो बार दे चुके, ईमानदारी से पूरे कोर्स को लगा चुके, रिवाइज कर चुके, जिन्हें पॉलिटी के अधिकतर सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होती। और दूसरे वो जो पढ़ चुके हैं बट उनसे सवाल नहीं बनते, पढ़ चुके हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर ऊपर का तो पता है बट बहुत ज्यादा अगर सवाल ऐसे आर्टिकल वाइज आ जाते हैं तो डाउट आता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता है पढ़ा है बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो है जो पूरे तरीके नए हैं, जो अभी अभी एसएससी से जुड़े हैं या फिर एटलीस्ट जीके से वो अभी कुछ समय से उनका थोड़ा बहुत नाता है। ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। और जो नए हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम राहुल अरोड़ा है और मैं आपको यहाँ पर ये कोर्स जो है प्रतियोगिता मंत्रा टीम की तरफ से देने वाला हूँ। और हर कोर्स में, हर क्लास में जो है मैं आता हूँ, आधा से 1 मिनट बात करता हूँ और पढ़ाने लग जाता हूँ। लेकिन हर कोर्स की क्लास नंबर 1 में मैं कम से कम 5 से 10 मिनट बात करता हूँ। ये मेरा शुरू से ही तरीका है। तो अगर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो चाहे तो आप सीधा 5 मिनट आगे जा सकते हैं। अगर आप लाइव हैं तो 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि कभी-कभार शुरू के 5-10 मिनट ही बहुत ज़्यादा काम के हो जाते हैं और उसके हिसाब से बाकी जो आने वाली क्लासेस है देख पाएँगे, ठीक है? तो 5 से 10 मिनट सब्र रखिएगा, आपकी सारी बातें सुनी जाएँगी, लेकिन पहले आपको अपनी ही भलाई के लिए मेरी सारी बातें ध्यान से, मन से सुननी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों? देखिए, पॉलिटी के साथ एक बहुत अच्छी बात है, जो कि और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं है। कुछ हद तक केमिस्ट्री के साथ है, बट और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं है। वो अच्छी बात पता है क्या है? कि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन्स एकदम डायरेक्ट। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं। देखो, मैं आपको पूरा जीके पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं, आपने प्रतियोगिता मंत्रा प्रोफाइल में जाकर देखा है, तो अधिकतर जीके के कोर्सेज़ आपको मेरे ही मिलेंगे, है ना? उसमें मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी कई सारी चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ। ये तो वो हैं जो पढ़ाता ही हूँ, इसके अलावा स्टैटिक है, रीज़निंग है, मैथ्स है, वो सब भी पढ़ाता हूँ, है ना? इसमें कुछ ही कोर्सेज़ में मैं ये बात कहता हूँ कि डायरेक्ट सवाल मिलते हैं। जनरली एक केमिस्ट्री में, एक पॉलिटी में। क्योंकि पॉलिटी में सीधा आर्टिकल पूछता है, सीधा पार्ट पूछता है, या फिर वो डीपीएसपी का कोई आर्टिकल की स्टेटमेंट देके आर्टिकल नंबर पूछ लेगा, या फिर ऐसा कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट होता है, इस तरीके के सवाल पूछ लेगा। यानी पॉलिटी के अधिकतर सवाल हम लोग बना सकते हैं। अधिकतर सवाल ऐसे हैं जो इजीली बन जाते हैं, बशर्ते ध्यान से क्लास आपको लगानी होगी, ठीक है? एक तो आपस में बातें थोड़ा सा कम करिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब एक बार फ्लो बन जाएगा तो आपके पास समय होगा बात करने का। अभी क्या होगा, आपस में बात की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा, वो मत करिए, ठीक है? सारी बातें करूंगा, नोट्स कैसे बनाने, दिस दैट सब कुछ। अगले 10 मिनट पढ़ाई नहीं होगी, बस बताया जाएगा कि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, कैसे चीजें चलेंगी, ठीक है? तो पॉलिटी की अच्छी बात है कि डायरेक्ट सवाल आते हैं, बट एक प्रॉब्लम भी है ना इसके साथ, कि जब तक पता ही नहीं आर्टिकल 266 है क्या, कुछ नहीं हो सकता। जिसे पता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो जीत गया, लेकिन जिसे नहीं पता उसका क्या? वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास तुक्का मारने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अपने को फोकस भी ऐसे सब्जेक्ट्स में ज्यादा करना है जहां से नंबर कमाना आसान है। फिजिक्स है, फिजिक्स में कभी कभार वो घुमा फिरा के पूछता है, भाई बताओ इम्पल्स की यूनिट किससे मैच होती है, तो वहां पर क्या है ना कि इम्पल्स के बारे में पता हो, मोमेंटम के बारे में पता हो, स्ट्रेस के बारे में, वर्क के बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर चीजें काफी सिंपल हैं और हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, ना ही आपको वकालत कराई जाएगी, ना ही आपको आईएएस बनाया जाएगा, ना ही आपको आईपीएस बनाया जाएगा, ना ही आपको आईएफएस बनाया जाएगा। यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा एसएससी के एग्जाम्स के लिए, जो एसएससी पूछता है आपको वो सिखाया जाएगा। एक बार नौकरी ले लीजिए, 70,000 रुपए महीने की अपनी तनख्वाह चालू कर लीजिए और उसके बाद आराम से बैठ के मंत्रालय में या डिपार्टमेंट में फुर्सत से पढ़ते रहिएगा जो किताबें पढ़नी है। मेरी ड्यूटी सीमित हो जाती है एसएससी और रेलवे पे। आप सोचे कि मैं आपको ये बताऊं वो बताऊं, जो जो एसएससी मांगता है वो और सिर्फ वो बताया जाएगा, बिकॉज समय लिमिटेड है आपके मेरे दोनों के पास। तो जो एसएससी की डिमांड है आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है? एसएससी में एसएससी के सारे एग्जाम्स आते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर और भी लिख देता हूँ, अदर वनडे एग्जाम्स, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बाकी वनडे एग्जामिनेशन में भी घूम फिर के वही सवाल रिपीट होते हैं। इनफैक्ट स्टेट पीएससी के बहुत सारे सवाल आप देखोगे वो एसएससी से पूरे तरीके मिलते जुलते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि इतना कर लो स्टेट पीएससी निकल जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता है और उसके अलावा मेन्स है, मेन्स में तो आपको आंसर लिखने हैं ना। तो अगर आपको कोई कहते कि भाई ये कोर्स लगा लो एसएससी का, यूपी पीएससी में हो जाएगा या एमपी पीएससी हो जाएगा, वो झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता, ना ही मैं इस कोर्स में कहूंगा, ठीक है? मुझे कोई लालच नहीं है कि हाँ आप मेरा
कोर्स लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फायदा होना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट गोल। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, सिर्फ एक बात पे कि एसएससी क्या पूछता है, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। एसएससी क्या पूछता है या पूछ सकता है, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस कोर्स, बस। ठीक है, आ जाते हैं जी आगे। नोट्स का क्या होगा, बीच बीच में मैं आपको कुछ पीडीएफ्स दूंगा डेटा की। ये डेटा आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, याद करना होगा और बार बार घोट के पीना होगा। जनरली ये वो डेटा होता है जो आपको रट्टे मारने वाला डेटा होता है, क्रैम करना होता है। ये डेटा आपको बीच बीच में दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक आर्टिकल वाइज पीडीएफ है वो दी जाएगी, अमेंडमेंट्स दिए जाएंगे और भी दुनिया भर की चीजें दी जाएंगी। बट जो क्लास के नोट्स हैं वो मैं हाथ से, जैसे अभी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। यही मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। भले ही मेरी हर बार ज्यादा मेहनत लगती है, बट इससे बच्चों को फायदा होता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि लिखे हुए कंटेंट से बेटर रहता है लिख कर पढ़ाना। तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, भले मेरा समय डबल लगे, आपका समय डबल लगे। ठीक है, शायद आप भी इस कोर्स में इसीलिए आए हैं बिकॉज आपको अब तक पता लग गया है कि स्क्रीन पर पूरे पूरे पेज दिखा के अंडरलाइन करने से पेपर में टिक नहीं लगते, ढंग से वर्ड फॉर वर्ड चलना पड़ता है, तभी जाके नंबर बनते हैं। ठीक है जी, नोट्स का मैंने आपको बता दिया। बीच बीच में कुछ प्रिंटेड टाइप करा हुआ डेटा आपको अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। नोट्स जो है वो होंगे इंग्लिश में जी। पहले ही बता दूं, कहीं किसी को बुरा लगे, आपका समय मेरे से भी ज्यादा कीमती है, आपको बता दूं, नोट्स इंग्लिश में होंगे। बोलूंगा मैं हिंदी में जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बट हाँ मैं जुडिशरी वर्ड यूज करूंगा, न्यायपालिका नहीं, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं और मैंने पढ़ाया भी उसी तरीके है, तो मैं उसमें थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मैं क्लियरली कहूँ आपको, है ना, हर इंसान एक भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, वो मेरे लिए अंग्रेजी है। ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से बीच बीच में कोशिश करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्रपति नहीं बोलूंगा, मैं प्रेसिडेंट बोलूंगा, है ना। अब आपका, क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो टेक इट एज अ चैलेंज। इसे आप सीखने के तौर पे ले लीजिए कि हाँ भाई मैं इसी बहाने अंग्रेजी के भी कुछ शब्द सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, है ना। जैसे मैंने आज बोला रिकूप करा जाता है, स्पेशल क्लास में मैंने एक वर्ड बोला रिकूप करा जाता है कंटिजेंसी फंड को, कंसोलिडेटेड फंड से। तो अगर बच्चा सच में सीखने आया होता या सीखने आया था तो उसे एक वर्ड सीखने को मिल गया, वो इसी बहाने सीख गया कि रिकूप का मतलब क्या होता है, कि किस चीज को रिफिल कर देना। तो वो नियत चाहिए होगी कि भैया कंफर्ट जोन छोड़ के मैं जो सर सिखाएंगे मैं वो सीखूंगा। नहीं समझ आएगा गूगल करूंगा, नहीं समझ आएगा सर से दोबारा क्वेश्चन टाइम में पूछ लूंगा। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए, कोई किसी को दिक्कत। अब आ जाते हैं किसे ये कोर्स लगाना है, हु शुड अटेंड दिस कोर्स। अगर आप पहली कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने ढंग से पॉलिटी तैयार कर लिया है, जिनके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के 10 में से 8 से 9 सवाल बन रहे हैं, तो ये कोर्स आपको नहीं लगाना है। ठीक है, समझ गए आप। यानी अगर आप पिछला कोर्स ईमानदारी से लगा चुके हैं, आपके सवाल भी पूरे बन रहे हैं, तो आपका समय आपको नहीं लगाना है, किसी और सब्जेक्ट को जाके पढ़िए। और इसे पीडीएफ वाइज आप एंड में रिवाइज करना चाहे कर सकते हैं, कि अगर सर ने कोई 2-4 टॉपिक ऐड करे होंगे तो मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा। ठीक है, यानी पहले कैटेगरी वाले बच्चे जो ऑलरेडी पूरे तैयार है, उन्हें अपने 20-30 घंटे मुझे नहीं देने। दूसरी कैटेगरी वाली बच्चे जो हैं, जिन्होंने पढ़ा है लेकिन आता नहीं, पेपर में टिक नहीं लग रहा, अभी मैं उनसे पूछता हूँ मैंडेमस और कोवरंटो में क्या फर्क है, उन्हें नहीं पता, तो उन्हें मैं कहूंगा लगा लो, बाकी फाइनल कॉल आपका। मेरे हिसाब से लगा लेना चाहिए, बिकॉज पेपर में नंबर नहीं आएंगे, दो ही सवाल आने हैं 25 में से, अगर वो गलत हो गए तो बेकार हो गया, फिर कोई फायदा नहीं निकला। मैं कहूंगा लगा लो। तीसरी कैटेगरी जो नए हैं, ऑब्वियसली उन्हें कोर्स लगाना है, बिकॉज वो सीखने आए हैं, मैं सिखाने आया हूं, तो आपको इस कोर्स को ईमानदारी से लगाना है। ठीक है जी, तो पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी का मैंने पूरा डाउट आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको पूरा पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी का कुछ भी कोर्स एसोसिएटेड डाउट है तो टाइप करो, फिर मैं पढ़ाऊंगा और आपके डाउट्स लूंगा क्लास के एंड में। हाँ, एक और चीज, इस 1 मिनट को शुरू करने से पहले, मैं हर क्लास में डाउट लेता हूं, ऑलमोस्ट हर क्लास में। मेरा ऐसा नहीं है कि 10 दिन में एक क्लास है जिसमें 2 घंटे डाउट लिए जाएंगे। मेरा मानना है आज के डाउट कल की क्लास में क्लियर हो ही जाने चाहिए, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, तो डाउट लेकिन मैं लेता हूं एंड में, तो क्वेश्चन टाइप भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउट जेन्युइन होना चाहिए, तभी मैं मदद करूंगा। क्वेश्चन टाइप भर दो। क्लास जनरली 2 घंटे की होती है, उसमें मैं आखिरी का आधा घंटा 15 मिनट आपके डाउट लेता हूं। ठीक है, क्लास वैसे 2 घंटे की होती है, कभी कभार वो 1 घंटे की भी होती है, आधे घंटे की भी होती है, 2.5 घंटे की भी होती है, ऑन एन एवरेज वो 2 घंटे की होती है। क्या इस कोर्स में क्लासेस ऐड होंगी? 100% यस, बिल्कुल क्लासेस ऐड होंगी। अभी मैंने बस ये है कि इस महीने की क्लासेस ऐड करा रखी है, इस महीने में भी एक क्लास एंड में ऐड होगी। 30 तारीख को मैं जहां तक एक क्लास ऐड कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ये कोर्स कितना लंबा होगा? करीब 25 घंटे का कोर्स होगा, करीब करीब 25 से 30 ही मानिएगा, 25 से 20 मत मानिएगा। 25 घंटे तो जाएगा ये कोर्स, क्योंकि या तो नहीं पढ़ाऊंगा या ढंग से पढ़ाऊंगा, नहीं लेक्चर्स पिंटू ऐड हो गए हैं। रोहित, क्वेश्चन टैब में इसे भेजिए, एंड में डिस्कस करूंगा। किसी को कुछ भी डाउट है 1 मिनट आपके पास से टाइप करिए, फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। ज्योग्राफी की बात हरविंद करेंगे इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने की शुरुआत में। अभी हम बेटा पॉलिटी की बात करेंगे। इसके बाद एक कोर्स में प्लान करूंगा आपके लिए, वो ज्योग्राफी होगा या कोई और, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। क्लास का ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज 2 घंटे होगा, जिसमें 1.5 से पौने 2 घंटे कंटेंट होगा, आखिरी के 15 से 20 मिनट आपके डाउट्स लिए जाएंगे। रिकॉर्डेड जिन्होंने देखा वो अपने नोट्स पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, अगर प्रगति वो अच्छे से तैयार हो गया, इस क्लास की पीडीएफ को बाद में देखें, उससे अपडेट कर लें। सैंफर्ड, इफ यू हैव द टाइम यू शुड, बाकी आपके ऊपर है, बाकी सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं इस पे डिपेंड करता है।
चलो जी, समझ गए सभी लोग। अब मैं कहानी को शुरू कर रहा हूं और मैं अपनी क्लास में ना के बराबर डांटता हूं बिकॉज मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर वाले की दया से और आपके प्यार से मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं या फिर ऐसा कुछ कर रहा हूं। पूरे कोर्स में हार्डली ऐसा 2-3 बार होता है, वो भी थोड़ा जब पेपर सर पे होता है तो मुझे सख्ती करनी पड़ती है। अदरवाइज फील फ्री टू कॉमेंट एनीथिंग। अगर आपको लगता है कि वो आप उसे पढ़ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, आपको लगता है कि एक फ्यूचर ऑफिसर वो लिख सकता है, उसे लिखना चाहिए तो बिल्कुल लिखिए, ठीक है। बस मिसयूज मत करिएगा, पूरा यूज करिएगा, मिसयूज मत करिएगा। बस इतनी सी बात करूँ, ठीक है। क्वेश्चन टैब आपके लिए खुला है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। क्वेश्चन टैब में श्रेया इसे भेज दीजिए, एंड में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सारी कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है, बहुत अच्छा इंसान हूं मैं। और अब ऊपर वाले का नाम लेके ईमानदारी से जिंदगी में एक बार पॉलिटी पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे दूसरी बार ना पढ़नी पड़े। मैं जानता हूं आप में से बहुतों को पॉलिटी नहीं पसंद है, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत चीजें मुझे भी नहीं पसंद, बट क्या करें, जिंदगी भर ना पढ़ना पड़े इसके लिए अभी अच्छे से एक बार पढ़ के इसे खत्म करते हैं, ठीक है, निपटाते हैं इसे। अब देखो पॉलिटी में जो हमें मेन फोकस करना है वो 3-4 एरियाज में फोकस करना है। पहला तो अपने को फोकस करना है वर्ड्स पे। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखना है। एक तो वर्ड्स पे, यानी रिपब्लिक का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब क्या है, कंकरेंट का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जुडिशरी का मतलब क्या है, ये स्टेट जो एक शब्द है इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटी ही क्यों कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या फर्क है। यानी जो शब्द है ना, उन्हें बहुत अच्छे से हमने समझना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपने को जो आर्टिकल नंबर है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और बारीक से बारीक आर्टिकल पे अपने को फोकस करना है। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि 12 से 35 है, 12 क्या है, 13 क्या है, 14, 15, 16, 17, 18 जितने आर्टिकल है, हम सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपने को फोकस करना है एनालॉजी पे। ये मदद करता है चीजों को आसान बनाने में। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी का मतलब हो गया देसी भाषा में सिमिलैरिटी। यानी हम क्या करते हैं, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो छुपके से गवर्नर का भी डिस्कशन कर लेंगे कि अच्छा प्रेसिडेंट ऐसा करता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसकी 123 में, बताओ गवर्नर की किस में है, ऐसे करके गवर्नर को भी साथ लेके चलेंगे। जब हम पीएम का डिस्कशन करेंगे तो हम साथ में सीएम की भी बात कर लेंगे। जब हम डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट का, लोकसभा का, तो हम क्या करेंगे, वहां पर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का भी डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, जिससे कि हमें चीजें समझ में आती जाए, ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं मिससेलेनियस। सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये कुछ वो वाले टॉपिक है, यानी जो कहीं नहीं आते वो इसके अंदर आते हैं। इसके लिए पूजा पाठ बढ़िया से करनी है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, घर वालों के पैर छूने रोज, ठीक है। और जो जैसा वो कहें करते चलना है। ये जो चौथी कैटेगरी वाले सवाल है तभी सही होंगे, क्योंकि ये आते हैं कभी कभार बहुत ज्यादा रैंडम। सीधा पूछ लेगा आर्टिकल 283 क्या है, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो जिसका कुछ नहीं कर सकते उसका कुछ नहीं करना। दोबारा बोलता हूँ, जिसका कुछ कर ही नहीं सकते उसका कुछ करना ही नहीं अपने को। अपने को तो वो जो जहां पे हो सकता है वो वाले नंबर इकट्ठे करने और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो अपन ये 3-4 चीजों पे फोकस करेंगे। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 1 है, इसके अंदर मैं आपका बेस तैयार करूंगा। आर्टिकल्स से पहले हम पार्ट्स को याद करेंगे, बिकॉज पेपर पार्ट वाइज बहुत चीजें पूछता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, थोड़ा काम चलाइए। एक तो सर्दियां है ना, तो फैन वगैरह सब बंद है, तो उस चक्कर में बाहर से थोड़ी आवाज आ रही होगी, तो काम चला लीजिए। हो सकता है 5-7 मिनट में जो हो रहा है वो ठीक हो जाए। चलो, अपने को आर्टिकल नंबर याद करने से पहले याद करना है पार्ट नंबर। पार्ट नंबर याद करना आसान है, इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल नंबर याद करने में मदद करता है, आर्टिकल एलिमिनेशन में मदद करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट की संख्या याद करेंगे। अच्छा, पॉलिटी के साथ एक और 2 मिनट बात कर ले, तो पॉलिटी के साथ एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो ये कि लोगों को पहले से 70% आता है, 30% नहीं आता। और कईयों के साथ तो क्या होता है, कोर्स से पहले भी यही रेशियो था, कोर्स के बाद भी यही रेशियो है। जीतेगा वो जो इस रेशियो को 100:0 पे लेके आएगा। यानी यू शुड फोकस ऑन द रिमेनिंग 30% रादर देन कि जो 70 आता है बस उसी में हम खुश हैं। नहीं, जो नहीं आता उस पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलो यार शुरू करते हैं। पार्ट्स की क्या जरूरत है वैसे? व्हाई डू वी नीड पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो संविधान है वो एक किताब है, हमें पार्ट्स क्यों चाहिए? जिससे कि हम इसे इजीली समझ पाए। जैसे बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं। क्यों होते हैं? जिससे कि हम इजीली समझ पाए। हमें कल को कुछ ढूंढना है तो हम आसानी से ढूंढ पाए। वी शुड नो वेयर टू लुक। इसीलिए हमने इसके अंदर पार्ट्स बना रखे हैं। हमने क्या करा, इस किताब को कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, हर एक हिस्से को एक पार्ट कह दिया और उसके अंदर उससे जुड़ी सारी बातें लिख दी। ये क्लास नंबर 1 है, तो इसमें लिखने का काम थोड़ा सा कम रहेगा। आने वाली क्लासेस में लिखने का काम ज्यादा रहेगा। तो आज बस बातों को अच्छे से सुनते जाइए, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है दोस्तों, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? 25 पार्ट है। 22 वाला कोई नहीं है मेरी क्लास में, 22 वाले भी हैं कुछ, ठीक है।
22, 25। मैं पता है कमाल की बात बताता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरे घर वालों ने मेरी फीस ना 10 साल नहीं भरी थी। मेरी फीस उन्होंने भरी थी कम से कम 12-13 साल। क्यों? क्योंकि एक तो पहली से लेके 10वीं तक फीस भरी थी, उससे पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये भी तो फीस भरी थी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा 10वीं क्लास में है तो अभी अभी 10 साल से स्कूल जा रहा है। हो सकता है इस 10 से एक से पहले भी कुछ ना कुछ हुआ हो। इसी तरीके जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो 25 है, लेकिन लास्ट पार्ट का नंबर जो है वो 22 है। मैं जानता हूं आपको नहीं समझ आया होगा, मैं समझाता हूँ। अब जो नोट्स बनाना चाहते हैं, अब आप नोट्स अपने बनाना चालू कर सकते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये होगा आपके पहले पेज का पहला टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जो हम कहते हैं ओरिजिनली, तब इसके अंदर 22 पार्ट्स हुआ करते थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हैड, या ऐसे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली, ओरिजिनली हमारे संविधान में जो पार्ट्स थे वो थे 22। पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 22। कितना सरल जीवन था उस समय, काश तभी एसएससी दे देते। बट अब जीवन जो है मुश्किल हो चुका है। अब अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो अभी भी पार्ट नंबर 1 से ही कहानी शुरू होकर पार्ट नंबर 22 तक ही जाती है, लेकिन टोटल पार्ट्स हो गए हैं 25। टोटल पार्ट्स हो गए हैं 25। इसी तरीके स्केड्यूल्स जो है वो पहले हुआ करती थी 8, अब हो गई हैं 12। नहीं सलोनी, आर्टिकल्स अब तो हो गए हमारे 500 के आसपास। ओरिजिनली आर्टिकल्स हुआ करते थे 395। ये वाला नंबर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ वाला इसे आप जाने दीजिए, 470 प्लस लिख के छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट है ये वाला कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है, समझ आया आपको मेरी बात? पहली क्लास में मैं सिर्फ बेस बनाता हूं अपने ऑलमोस्ट हर कोर्स में। धीरे धीरे लेवल वहां तक जाएगा जहां तक आपने नहीं सोचा। जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें ये बात पता होगी। तो ये मत समझिए सर ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, तो सर लूसेंट में ही हमने पढ़ा है। लूसेंट इज अ वेरी गुड बुक, बट उससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, पूरा पैसा वसूल करा जाएगा आपका, बेफिक्र रहिए। और इसी बात पे अर्ज किया है, क्वेश्चन टैब में कर देता हूँ ऑफ, बस इतना सही अर्ज किया है। ठीक है, क्वेश्चन टैब बंद कर दिया गया है। बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं, 33 डाउट्स, न जाने क्या पूछ लिया आप लोगों ने। इन डाउट्स को एंड में एड्रेस करा जाएगा। अभी के लिए हम पढ़ाई करेंगे, बाकी डाउट्स कल सुबह 10 बजे वाली क्लास में आप मुझे भेज सकते हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई? अब आप नोटिस करेंगे, जैसे स्वाति ने भी नोटिस करा है कि मैंने यहाँ पर लिखा 22 लेकिन यहाँ पे लिखा 25। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। स्वाति, कभी कभार क्या होता है कि हमारे बुक में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक चैप्टर लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लगा देते चैप्टर 1A। तो देखा जाए अभी भी जो आखिरी चैप्टर है वो चैप्टर 2 ही है, बट वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। यानी हुआ क्या है कि 1 से 22 के बीच में कहीं ना कहीं पे 2-3 पार्ट्स लगे पड़े हैं, बट अभी भी आखिरी पार्ट की जो संख्या है वो पार्ट नंबर 22 ही है। यानी कोई पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट, तो पार्ट नंबर 22 इज द लास्ट पार्ट। ये कल की क्लास में मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, उसमें भी हम देखेंगे कि आखिरी पार्ट पार्ट नंबर 22 ही है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ आगे। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा खेल खेलते हैं जो मैं अपने हर कोर्स की क्लास नंबर 1 में खेलता हूँ। रिस्की खेल है दोस्तों थोड़ा सा। अगले 10 मिनट के लिए कॉपी पेन छोड़ दो और मेरे कहने से ईमानदारी से एक बार मुझ पे विश्वास करके बस स्क्रीन पे फोकस करो। बचपन से स्टूडेंट का जानी दुश्मन होता है टीचर। मैं भी जानता हूँ, मैं भी कभी जो है स्टूडेंट था और मेरे टीचर भी मुझे जो है जानी दुश्मनी लगते थे कि इन्होंने कुछ कह दिया, पानी पी लो, अरे क्यों पी लो पानी, पानी मत पियो, अरे क्यों मत पियो पानी। तो हमें लगता था जो टीचर ने कह दिया वो गलत है, हम तो इनकी बात काटेंगे तभी तो हम कूल बनेंगे। बट अभी हम एक टीम के तरीके काम करते हैं और अगले 10 मिनट फोकस करते हैं जो टीचर कह रहा है उस पर। ठीक है, क्या पता फायदा हो जाए। अब मैं आपको याद कराऊंगा सारे के सारे पार्ट्स अगले 10 मिनट के अंदर। स्केड्यूल्स क्या है, अनुसूचियां हैं अमृत, ये आगे चल के अलग से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, यस मैंने, ठीक है। पार्ट्स मतलब भाग हो गए, स्केड्यूल्स मतलब अनुसूचियां हो गई, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कह सकते हैं आप। ठीक है, चलो खैर, अभी के लिए डिफरेंस क्या है आपको आगे चल के सब पढ़ाया जाएगा, बेफिक्र रहें। ठीक है, और स्केड्यूल्स के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स को कंबाइन करके रखा जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए हम याद करेंगे सिर्फ पार्ट्स। इस क्लास का हमारा जो लक्ष्य है वो है पार्ट्स को रट्टे मारना। मैं आपसे क्लास के एंड में सवाल पूछूंगा सबसे कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करूंगा आप इसके सही सही आंसर देंगे। ठीक है जी, खाना मैं तभी खाऊंगा आज का, मैं पहले ही बता दूं। अगर आपने सही आंसर नहीं दिए तो मैं आज डिनर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डिनर कर चुका हूँ। तो सही आंसर दे देना। ठीक है, नहीं भी दोगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा। चलो फोकस करो, आ जाओ फटाफट। देखो, जीवन में एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि देश। क्या आप ज्यादा जरूरी है या मैं? दोनों नहीं, भारत यानी इंडिया। इंडिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी हमारे दिल में नंबर 1 पे आना चाहिए इंडिया।
यानी हमारे लिए यूनियन ही सब कुछ है, यानी ये जो देश है ना यही सब कुछ है। यानी सबसे पहले हम कहेंगे जी अपना देश सब कुछ है। बस मेरी बात को सुनते रहो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पे नागरिक आ गए, कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा, काम चला लेंगे। अब नागरिक तो आ गए, लेकिन अब कहेंगे मजा नहीं आ रहा जीवन में, कुछ कुछ तो जीवन में बढ़िया होना चाहिए, समथिंग शुड बी राइट, कुछ तो लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, देश ने कहा कोई बात नहीं, तुम ले लो हमसे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब तुम्हें जो है कुछ ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी। हमने कहा ड्यूटी बाद में निभाएंगे, पहले और कुछ तो दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कुछ और भी स्टेट तुम्हारे लिए काम करेगा। वो क्या काम होंगे? डीपीएसपीज। याद मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बस सुनते रहो ध्यान से, मेरा काम है इसे याद कराना। बुढ़ा हो गया याद करा करा के, इस बार भी करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बाल सफेद हो गए मेरे बहुत सारे, तुम लोग की टेंशन में। पांचवें नंबर पे आने से पहले हम यहाँ पढ़ते हैं 4A। 4A है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। बस दोबारा दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, मुझे पता मजा नहीं आया। सबसे पहले नंबर पे हमारा यूनियन और उसकी टेरिटरी, ये देश और उसकी मिट्टी। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, यानी सिटीजन्स, ये जो हमारी सिटीजनशिप है। दूसरे नंबर पे, पहले पे है देश। तीसरे पे आते हैं जो सिटीजन्स की बात करी थी, इन्हें मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली राइट्स नॉन सिटीजन्स के पास भी है, बट अभी के लिए कहने में हर्ज क्या है। चौथे नंबर पे आते हैं कि स्टेट, यानी ये जो देश है, ये जो सरकारें हैं, ये हमारे लिए क्या करती हैं। उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, सही समय आएगा तो इनकी हिंदी भी पढ़ाऊंगा जितना मैं पढ़ा सकूंगा, बट अभी के लिए हम इसी तरीके चलेंगे, ठीक है। आप चाहें हिंदी भाषी बच्चे अपने सामने हिंदी वाले भाग खोल के स्क्रीन पर बैठ सकते हैं, काम बन जाएगा, ठीक है। अभी कुछ भी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ सुनना है। नोट्स मैं प्रॉपर बनवा दूंगा, चिंता मत करो। पहले नंबर पे यूनियन हो गया, उसकी टेरिटरी हो गई। दूसरे नंबर पे सिटीजनशिप हो गई। तीसरे पे हो गए फंडामेंटल राइट। चौथे नंबर पे हो गए डीपीएसपी। अब स्टेट ने कहा भाई तुमने तो दो दो चीजें ले ली, अब तुम भी तो बदले में कुछ करो। तो हमने कहा ठीक है, हम फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ हमारी ड्यूटी भी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक आप समझे? 1 2 3 4 4A। पहले पे है यूनियन, दूसरे पे है सिटीजनशिप, तीसरे पे है फंडामेंटल राइट्स, चौथे पे है डीपीएसपी। याद रखना, डीपीएसपी चौथे पे है, और 4A पे है फंडामेंटल ड्यूटी। 4A पे क्यों है? जैसे अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर वो 22 आपने क्यों लिखा 25 की जगह, क्योंकि इन्हें बाद में ऐड करा गया। पहले इन्होंने 4 के बाद 5 पढ़ा, लेकिन बाद में 1976 में एक अमेंडमेंट आया जिसके तहत यहाँ पे कुछ ऐड करने का मन हो गया, अब जगह तो है नहीं, तो इन्होंने कहा 4A कर दो चलो इसे, तो एक नया पार्ट बन गया। लेकिन गिनती में देखोगे तो लगेगा 4 के बाद 5 है, बट ना, 4 के बाद 4A है, उसके बाद 5 आता है। आप समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये बहुत बेसिक है वैसे तो, बट स्टिल मैं सबको साथ लेके चलने वाला इंसान हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है जी। बिल्कुल सही राहुल, पिछली बार मैंने ऐसे पढ़ाया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या करा, यूनियन हो गया, उसके बाद सिटीजन हो गए, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटी। इन्हें साइड करो, हटाओ, बहुत ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं नंबर 5 6 7 8 इन सब की। पांचवें पे आता है यूनियन, द यूनियन। अमृत, सही समय आने पे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहो। द यूनियन। अब ये यूनियन और यूनियन, ये क्या बात हो गई? इस यूनियन में बस ये बताया गया कि भारत में क्या क्या आता है। जैसे मैं एक जगह को बिलोंग करता हूँ, जिसे बोलते हैं मुरादाबाद, यूपी में है। मैं जहां पर पैदा हुआ था उस जगह को बोलते हैं दिल्ली। तो ये जो दोनों प्लेसेस हैं, क्या ये इंडिया में आते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 के अंदर लिखा गया भाई, ये जो पूरा नक्शा है ये पूरा भारत है, यानी पूरा इंडिया है। तो क्योंकि उसके अंदर ही वो दोनों प्लेसेस है, तो वो इंडिया का पार्ट होगा। बट ये जो 5 नंबर पे यूनियन है ना, ये बता रहे कि यूनियन यानी जो हमारा देश है, उसमें प्रेसिडेंट है, उसमें प्रधानमंत्री है, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। यानी यहाँ पर जो है डेटा दे रखा है हमारे देश से जुड़ा हुआ। यानी पार्ट नंबर 1 में वो बाउंड्री वगैरह समझा रखी है। जैसे आर्टिकल 1 2 3 4 4 आर्टिकल्स हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा। उसमें बता रखा है कि जैसे गोवा भारत का हिस्सा बन गया तो क्या होगा, या फिर मान लेते हैं और कोई हिस्सा अपने पास आ गया, मान लेते हैं कल को अपन ने क्या करा, पेरिस को भारत में ले लिया, तो फिर कैसे चलेगा, वो सब बता रखा है पार्ट नंबर 1 में। लेकिन जो पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर बता रखा है कि पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब, स्पीकर क्या होता है, ये सब बता रखा है, ठीक है जी। अब 5 नंबर पे है यूनियन, तो इसका छोटा भाई कौन है? स्टेट। भाई देश के लेवल पे यूनियन और राज्य के लेवल पे राज्य खुद है, यानी यहां पर आ गए 10 स्टेट्स। अब लॉजिक तो कहता है कि 7 नंबर पे यूटी आने चाहिए। हमें तीन ही चीजें पता है, यूनियन, स्टेट और यूटी, लेकिन ऐसा है नहीं। 8वें नंबर पे आते हैं यूनियन टेरिटरी। अब ये तो नाइंसाफी है, ये क्या बात हुई, बीच में जगह खाली कैसे हो गई? तो एक काम करते, इसे हटा देते, इसे रिपील करा देते, कि मजा नहीं आ रहा, देखो पैटर्न सही नहीं बन रहा, यूनियन स्टेट के बाद यूटी आना चाहिए, तो करा दिया रिपील। यानी 7 नंबर वाला जो है, 7 नंबर वाले अमेंडमेंट से ही हटेगा, यानी सत्ते पे सत्ता चलेगा। 7th पार्ट को 7th अमेंडमेंट नहीं हटाया, 7 8 56,
ईयर में जो आया था, यानी 7th पार्ट को हटाया गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत। सत्ते पे सत्ता हल्का सा ध्यान रख लेना कि 7वें भाग को 7वें ही अमेंडमेंट ने हटाया है, 7 अट्ठे 56, यानी 7 8 56 जो ईयर था उसमें। अब 1956 ही होगा, 4856 में तो हम लोग पिट रहे थे अंग्रेजों से, 2056 आया नहीं तो 1956 ही होगा, है ना। रिपील मतलब हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों हो नहीं सकते, 56 ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा। आशुतोष आगे चल के पूरा पढ़ाऊंगा, जब मैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ाऊंगा ना, तो पार्ट ए बी सी डी करके स्टेट्स हुआ करते थे आशुतोष, वो चीजें थी इसमें, वो हटा दिया गया था, और बाद में सही समय आने में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, वरना टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। यहाँ तक ऑल गुड है, सब बढ़िया। हमने अभी तक काफी सारी अच्छी अच्छी बातें सुन ली, आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है पार्ट नंबर 1, ध्यान से सुनते चलना। यूनियन, सबसे पहले देश बनाओ, ये रहा हमारा देश, ठीक है, मैप नोट टू स्केल। दूसरे नंबर पे उसमें नागरिक बिठा दो, सिटीजन्स को बिठा दो। अब सिटीजन बोर हो रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है इनका, तो तीसरे नंबर पे इन्हें दे दो फंडामेंटल राइट्स, मजा आ जाएगा इन्हें, खुश हो जाएंगे सब। चौथे नंबर पे जो सरकारें हैं जो बैठी हैं, उन्हें कह दो भाई देखो तुम्हें इनके लिए ये करना है वो करना है, खाना पीना बढ़िया इनका होना चाहिए, अस्पताल बढ़िया होने चाहिए। डीपीएसपी बहुत डिटेल में हर एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहना। अभी के लिए बस जितना शॉर्ट में बता रहा हूँ वो सुनते चलो। और 4A पे जैसे ये खुश हुए नागरिक, इन्हें कहा नहीं भाई नहीं, अब तुम्हारी ड्यूटी है, चलो काम पे जाओ, ये करो वो करो, सब कुछ करो। ये हो गई जी, हमने 5 पार्ट पढ़ लिए। उसके बाद आ गया 5 नंबर यूनियन, 6 नंबर स्टेट, 7th को हटा दो, और 8वें नंबर पे आ गया यूटी। नोट्स नहीं बनाने हैं मीतू जी अभी, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक पेन कॉपी को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। अरे ठंड हो रही है, जेब में हाथ डालो, आराम से बैठो। चले दोस्तों आगे, छोटा सा टेस्ट हो जाए, कमेंट में आप आंसर देंगे, एक एक अल्फाबेट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मैं आपको जज नहीं करूंगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके। पार्ट नंबर 5 क्या है? अब स्क्रीन खाली है, मैं आपसे ओरली पूछूंगा। पार्ट नंबर 5 यूनियन, पार्ट नंबर 6 स्टेट्स, पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरी, पार्ट नंबर 7 कौन से अमेंडमेंट से रिपील हुआ? 7 बात खत्म। 1956 का था, 7 8 56 होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पार्ट नंबर 3 क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट नंबर 4 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ध्यान रखना, ये पेपर में गलती नहीं करनी। राइट और ड्यूटी के बीच में डीपीएसपी बैठा है, ठीक है। चौथे नंबर पे डी ही आता है, अगर आप देखेंगे डीपीएसपी ही होगा। पता है ये ट्रिक्स में क्यों नहीं बताता? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी का ड्यूटी भी डी से ही बना रखा है इन लोगों ने। तो मैं जनरली ऐसे ट्रिक से बचता हूँ, बट कभी कभार जैसे मान लेते इतनी मेहनत के बाद भी याद नहीं हुआ, तो उसके लिए ऐसी चीजें बना देता हूँ कि हाँ भाई जुगाड़ से पेपर में बच्चा टिक कर दे। यहाँ तक ऑल गुड। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो 9 9A 9B, ये तीनों एक जैसे से हैं। 9 है पंचायत, ये है म्यूनिसिपैलिटी, कुछ भी नोट नहीं करना, और ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों एक जैसे। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कुछ नोट नहीं करना अदिति जी, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा कल की क्लास में, बेफिक्र रहिए। अभी बस मुझ पे विश्वास करके सुनते रहिए, सब मैं नोट्स में बनवाऊंगा, विश्वास मानो, ठीक है। यहां तक आप समझ पाए? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब 9 9A 9B, ये तीनों अलग अलग पार्ट है। अभी जैसे एक ने पूछा था कि सर वो 4 के बाद 4 है तो उसका सेक्शन हो गया, नहीं, इट इज अ सेपरेट पार्ट। तो पार्ट 9 का पार्ट 9A से कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन एट ऑल, मतलब एक्चुअली है बट गिनती वाले सेंस में देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल, ठीक है। सब बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 10वें नंबर पे आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। डिटेल आगे चल के दी जाएगी, याद करा दूंगा, बेफिक्र रहो। नहीं सलोनी, अभी के लिए आप फोकस करिए, अभी सब कुछ रिपीट होगा। 10th जो है ये है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सचिन रिवीजन करें। 11 जो है, अब देखो 11 जो है, क्या मैं इसे 5 + 6 लिख सकता हूँ? मेरी मैथ ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बट मुझे इतना पता है 5 और 6 11 होता है। 5 पे था यूनियन, 6 पे था स्टेट, और ये प्लस का साइन इनके बीच का रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हो गया पार्ट नंबर 11। यानी पार्ट नंबर 11 बताता है सेंट्रल स्टेट यानी यूनियन स्टेट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको घबराहट ना हो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे फिर भी लिखते रहते हैं, जिद्दी होते हैं बच्चे बड़े, हम भी ऐसे थे स्कूल में, लिखते रहते थे, कॉपी एंड में नहीं मिलती थी पेपर से पहले, वो काम नहीं करना। विश्वास मानिए, अच्छे से सुनिए बात को।
10 है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज और 11 है 5+6 11 यानी यूनियन स्टेट के बीच का रिलेशन। आगे चलते हैं। वैसे तो जो है मैंने साइंस साइड से पढ़ाई करी है, लेकिन मान लेते हैं मैंने साइंस साइड से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, तो क्या होता? तो 11वीं 12वीं तक आते आते तो जो है मैं कॉमर्स सीख जाता, हो सकता है मुझे पैसों की भी नॉलेज आ जाती जीवन में, मैं फाइनेंस को लेके जो है काफी सारी चीजें सीख जाता, लेकिन क्या पता मैं ना सीख पाता। अब वो तो इतिहास में जा चुकी है बात। अब 11 के बाद अगर आएगा 12 और 13, तो 12 में है फाइनेंस। 12th तक आते आते ना पैसों की बड़ी किल्लत हो जाती है जीवन में। आप लोग 12th पास कर चुके तो समझते होंगे। हम जब 12th में थे तो हम तो कहते थे कि घर वाले हमें कोई काम बता दे, प्लीज कह दो कि दही लेके आनी है 30 रुपए की, हम उसमें अपना जीएसटी लगा के कम से कम अपने 5 रुपए खर्चा निकाल लेंगे। आप लोग नहीं समझेंगे, आजकल की जनरेशन तो 5-10 रुपए की वैल्यू इतनी नहीं करती। हम कहते थे कि कुछ तो हमसे मंगवा लो। क्यों? क्योंकि उस समय फाइनेंस पैसों की जरूरत होती थी। 12th में पैसों की बड़ी ज्यादा दिक्कत हो गई, और उसके बाद जब 12th में भी काम नहीं बना तो घर वालों ने कहा भैया तेरी पढ़ाई भी बेकार है, अब तू बैठेगा बिजनेस पे, अब तू करेगा ट्रेड और ई कॉमर्स वेबसाइट पे बनवा देंगे तेरा एक छोटा सा अकाउंट और बस सामान बेचो। अब तुम्हें फाइनेंस की दिक्कत थी ना 12th में, अब बस पूरे मोहल्ले में जो तेरा ट्रेड है, तेरा जो कॉमर्स है वो चलेगा। ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम भी इन्फ्लुएंसर ही बन जाएंगे और कुछ हुआ ना हुआ। ठीक है, 13 तक आप समझे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एंड में क्या करा, कॉमर्स लेने के बाद हमने कहा भाई एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, यानी सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं, किसकी, यूनियन या स्टेट की। शुरू तो करेंगे यूपीएससी सोच के, बैकग्राउंड में स्टेट पीसीएस सोच लेंगे, जब पेपर पास आने लगेगा तो एसएससी सोच लेंगे, और एसएससी आ जाएगा तो बैंकिंग सोच लेंगे। और जो बैकअप था वो इतना बड़ा बैकअप था कि वही नहीं निकल रहा 4 साल, तो बस लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। यानी जब 13 में कुछ नहीं होगा तो अगला स्टेप यानी स्टेप नंबर 14 होगा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हम कहेंगे अरे तुमने जो है ये यहाँ घास लगी थी, यहाँ पे तुमने कंस्ट्रक्शन कैसे करा दिया, यहाँ पे नदी बह रही थी ये क्या कर दिया। यानी हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लगे कि हमने जो तैयारी करी है वो काम आई। यानी 14A, बात बात पे हम लोग कहेंगे ए ये तूने क्या किया, ये गाने वाला गाना नहीं है, मतलब सीरियस वाला है, ये तूने क्या किया वाला नहीं है, ए तूने क्या किया। यानी जब सर्विसेज में भी कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारी नॉलेज है आधी अधूरी उसे लेके हम ट्रिब्यूनल्स में पहुंच जाएंगे, और ट्रिब्यूनल वाले कहेंगे भाई ये तो बढ़िया इंसान है, ओरेटर बढ़िया, इसे इलेक्शन में खड़ा करो। चलो, यानी इसके बाद हम आ जाएंगे इलेक्शंस में। धीरे धीरे चलते हैं, याद करा के भेजूंगा, चिंता मत करो, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 12th में मेरे पास पैसों की कमी थी, यानी फाइनेंस का मसला था। फिर उसके बाद घर वालों ने कहा कि भाई तेरा यानी पार्ट नंबर 13 ट्रेड और कॉमर्स हम चालू करा देंगे, ठीक है, अपना खर्चा पानी चलाते रहना। उससे कुछ हुआ नहीं, दुकान भी पिट गई, मोमोज का ठेला लगा वो भी नहीं चल पाया, बस सब चटनी खा गए और पैसे किसने दिए नहीं। उसके बाद फाइनली हमने सोचा कि तैयारी भी कर लेते हैं, यानी उसके बाद जो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एस के बाद क्या आता है जी, एस के बाद अल्फाबेट में आता है टी, तो 14 के बाद आ जाएगा 14A। मैं हमेशा ऐसे अल्फाबेटिकल पैटर्न से ज्यादा बिलीव करता हूँ कि पूरे पूरे वर्ड्स याद करिए, बिकॉज मुश्किल हो जाता है पेपर में पहचानना। और इसके बाद क्या होगा, इलेक्शंस, यानी 15 तक आते आते हो गए इलेक्शंस। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा आपको याद हुआ। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स क्या है, अमित सब कुछ पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो, अभी बस मुझ पे विश्वास करके याद कर लो। देखो, अगर आप मुझे 2 ऑप्शन दो ना कि सर ट्रिब्यूनल पूरा पढ़ा दो लेकिन पेपर में टिक नहीं लगेगा, या फिर सर कुछ भी समझ ना आए बस पेपर निकल जाए, तो यही चुनोगे ना कि पेपर निकल जाए, तो प्रायोरिटी शुड बी दिस एग्जाम। तो पहले वो पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पूछ रहा है, सब कुछ समझाऊंगा, बेफिक्र रहो, इतना समझा दूंगा कि परेशान हो जाओगे। अभी लेकिन समझते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक ओके। अब इलेक्शन में खड़े होने के लिए मुझे अगर जीतना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वादा। किसे वादा करूंगा, किसी को भी कर दूंगा, जहां से मुझे लग रहा है कि मेरा इरादा पूरा हो जाए, कर दूंगा वादा, है ना। अच्छा, ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब बातें जो है सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे है, इसे बिल्कुल भी एक भी मुझे कमेंट पॉलिटिकल नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो बोला जा रहा है आपकी भलाई के लिए बोला जा रहा है, अपनी मेहनत उस तरफ ना करें। इलेक्शन ये काल्पनिक है, अपना खड़े होने वाले हैं, जीतने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपने घर वालों से पूरे वोट नहीं ले सकते कहीं जाने के लिए, इलेक्शन हम क्या जीतेंगे, है ना। तो पार्ट नंबर 15 में इलेक्शन है। उसके बाद पार्ट नंबर 16 में हमें क्या करना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए, स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, दे देंगे किसी को, टू सर्टेन पीपल, सर्टेन क्लासेस दे देंगे, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस दे देंगे सर्टेन क्लासेस को। अब वो कह रहे क्या सर्टेन क्लासेस, जैसे कि बच्चे भी लिख रहे हैं सर आरक्षण है क्या, ये है क्या, वो क्या है। वो ये ना, आप लोग कह रहे हो सर अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में बताओ ना, क्या ये अंग्रेजी बोले जा रहे हो। ऐसी जनता भी कही अरे तुम वादे करके चले गए अंग्रेजी में, है ना। देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी में बोल के काम को टाला जाता है। यानी उसके बाद लोग कहेंगे भाई ऐसे हार जाओगे,
ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलो, ठीक है। 17 के बाद आता है खतरा, खतरे में होती है इमरजेंसी, यानी पार्ट नंबर 18 जो है वो है इमरजेंसी। 18 में इमरजेंसी है, 18 में इमरजेंसी है, ठीक है। अब बस यहाँ पे रुक जाते हैं, ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी आप तो आगे भाग गए, आपने 5 मिनट कह के 50 लगा दिए। मैं हर बार यही करता हूँ, क्या करूँ दोस्तों, मैं मजबूर हूँ, ठीक है। फोकस करो, आ जाओ इधर, कमेंट सेक्शन खाली करिए, फोकस करिए। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले देश बनाएंगे, देश बनाने के बाद उसके अंदर नागरिकों को बिठाएंगे, नागरिकों को बिठाने के बाद जो है हम उन्हें देंगे कुछ बढ़िया से अधिकार, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स। स्टेट वाले खाली बैठे थे तो हम क्या करेंगे, उन्हें जो है डीपीएसपी कहेंगे, भाई तुम कुछ बढ़िया बढ़िया पॉलिसी बनाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 5वें नंबर पे आने से पहले हम 4A पे जाके कहेंगे जी फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी कुछ है, जनता जनता कहेगी ओके नो प्रॉब्लम। 5 नंबर पे आ जाएगा यूनियन, देखो 5 अक्षर का है ना, यूनियन, स्टेट्स 6 के हैं तो ये आ गया 6 पे, 5 और 6 मिलाया 11, 11 हो गया रिलेशन किसके बीच का, 5 और 6 के बीच का, यूनियन एंड स्टेट्स का। 7th कुछ है ही नहीं, 7th रिपील हुआ है, 7 8 56 से, 5 6 के बाद आ गया जी 8, ये हो गए यूटीज। 9A 9B ये एक जैसे हैं, 9 में है पंचायत, देखो 9 ऐसे बनाते हो, 9 का मिरर इमेज, थोड़ी बहुत रीजनिंग मुझे भी आती है, मैंने भी ये पेपर दे रखे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। 9 का हो गया पंचायत, ठीक है, पंचायत के बाद म्यूनिसिपैलिटी था, उसके बाद अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी था, उसके बाद आ गए 10 नंबर वाला अजीब था थोड़ा सा, उसे रट्टा मार लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 नंबर पे हमारा था स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। 11 हो गया। 12वां जो है अपना फाइनेंस वाला है, उसके बाद जो है ट्रेड वाला है 13, उसके बाद ट्रिब्यूनल वाला है, नहीं 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 नहीं, 14 नंबर पे है यूनियन और स्टेट की सर्विसेज, सर्विसेज आगे लिख दे, सर्विसेज। 14A हो गया ट्रिब्यूनल, 15 हो गया इलेक्शन, इलेक्शन में खड़े होते ही 16 नंबर पे जो है मुझे स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ते हैं सर्टेन क्लासेस में, 17 नंबर पे आ गया, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 नंबर पे लग गई इमरजेंसी, ठीक है। अब रिलैक्स करो आराम से, बिल्कुल आराम से रिलैक्स करो। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अभी सारे याद नहीं होंगे, इट्स ओके, सच में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वो है जो लोगों को 6-6 महीने भी याद नहीं होते, अगर अपने को 1 घंटे में याद नहीं भी हुए ना सारे, इट्स ओके, कच्चे पक्के याद है, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल भी रिवाइज कराऊंगा, परसों फिर रिवाइज करा दूंगा, ये याद करा के भेजूंगा, क्योंकि इन्हें याद करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके आर्टिकल याद कराऊंगा। जैसे कि पार्ट 14A जो है वो 323A से 323B तक है, पार्ट 17 जो है वो 343 से 351 तक है, सब कुछ याद कराऊंगा, चिंता मत करो। बट अभी मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि जिस सफर पे आप अभी निकले हो, इस सफर पे मैं काफी बार चल चुका हूँ, मैंने मंजिल देखी है, मंजिल सुहानी है, अच्छे से याद हो जाएगा तो पेपर में फायदा होगा, ठीक है। यहाँ तक आप पहुंचे, बिल्कुल रहेगा सचिन मेरे हिसाब से। अब छोटा सा टेस्ट हो जाए, चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पार्ट नंबर 2 क्या है, या उल्टा पूछता हूँ, चलो आपकी मेहनत कम लगवाता हूँ, मुझे बता दो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स कौन से पार्ट के अंदर आता है, पार्ट नंबर 11। मुझे बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट के अंदर आती है, 4A। ड्यूटीज पूछा, राइट नहीं पूछा, कई बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना। जिसे नींद आ रही है जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए, सनसनी करके आता था ना, पढ़ लीजिए, होम पोस्टिंग नहीं चाहिए अपने को। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, और अगर सच में ही किसी वजह से आप मतलब बहुत जल्दी जागे हुए लेट सोते हैं तो इट्स ओके, आप बाद में क्लास को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3। अब आप मुझे बताइए यूनियन टेरिटरी कौन से पार्ट में आती है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 5 6 7 8 में कौन सा वो पार्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज बीन रिपील्ड, deleted, removed, 7th by 7th Amendment Act of 1957, 8, 9, 6, 1956। बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, मुझे बताइए स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 10, बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइए फटाफट से कि फाइनेंस की दिक्कत कौन सी क्लास में आ जाती है, 12th क्लास में, है ना। उसके बाद बताइए जो वो ट्रेड वाली बात आ जाती है कि भाई 12वीं तो हो गई, कॉलेज के पैसे है नहीं, बताओ ट्रेड ही कर लेते हैं, कुछ कॉमर्स वॉमर्स ही कर लेते हैं एंड में।
13। अब आप मुझे बताइए ट्रिब्यूनल, ये मुश्किल हो गया, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल में हम जाके ए करते हैं कि अरे ये क्या करती है आप। 14A इलेक्शन में, बताइए इलेक्शन है पार्ट 15। इमरजेंसी प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल्स भी याद कराऊंगा 18। अब आप फटाफट से बताइए मुझे कि 13, 14, 15 हो गया, 17 में बताइए क्या है। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, और भी कई तरीके की चाइनीज ट्रिक्स बना सकता हूं मैं आपके लिए। जैसे एल है, इसे आप पलटोगे तो 7 बनेगा। इतना दिमाग कहाँ लगता है पेपर में। पेपर में 2 का क्यूब इंसान 4 कराता है, वो वहां कहाँ पेपर में ऐसे एल पलट रहे हैं। दिमाग पूरा घूमा होता है पेपर में, इतना टाइम थोड़ी होता है। तो ऐसी ट्रिक से बच के रहिए, क्योंकि ये सुनने में मजा आता है, इन्हें पेपर में काम नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताइए पंचायत के बारे में हमने कौन से पार्ट के अंदर स्टडी करा था। पार्ट नंबर 9, बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताइए मुझे फटाफट से म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हमने कहाँ पे डिस्कशन करा था। 9A। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कशन करा था 9B। याद रखना, ये पेपर में कंफ्यूज करता है 9A 9B। कभी कभार क्या होता है, हमें लगता है कि 9A है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पेपर में फंसाता है। ध्यान रखना, इसे अच्छे से पढ़ लेना। 9A 9B तीनों अलग अलग हैं, तीनों क्या क्या है आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 30, 40, 50, 60, 70% कुछ तो याद हुआ। कोई बात नहीं, रक्षा समय के साथ हो जाएंगे याद, चिंता ना करें। बस इतना बताओ, 10 बजे से ज्यादा तो आता है ना 11 बजे? अपने आप से बस ये पूछ के देखो, जब क्लास में आए थे उससे ज्यादा नॉलेज है ना? बस धीरे धीरे हो जाएगा याद, क्यों चिंता करते हैं आप। जूही बिल्कुल, लेकिन ये छोटी छोटे क्लास के डिस्कशन से ना इजी हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। याद तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट। याद तो हमने ये भी करा था ना, A² + B² = C², बट वो डायग्राम जब दिमाग में आता है थोड़ी मदद हो जाती है ना। बस मैं वो मदद का काम कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। याद तो करना पड़ेगा। खैर आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 18 था इमरजेंसी प्रोविजंस। चलो एक काम करते हैं, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, 22 पार्ट याद करो, एक छोटा सा टेस्ट दो और छुट्टी। ठीक है, लेकिन फिर ढंग से याद करोगे। फिर मुझे चाहिए ये पूरे तरीके बढ़िया तैयार, ये 75% नहीं चलेगा, अपने को चाहिए 100%। ठीक है, फिर फोकस करते हैं अगले 10 मिनट। पार्ट नंबर 18, ओहो मैंने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। पार्ट नंबर 18। आप शायद ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जनरली इसे रोमन्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। टेस्ट लेते समय भले ही मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बट लार्जली मैं इसे रोमन्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज पेपर में रोमन्स में लिख के आता है। ठीक है, 16 क्या है? 16 है स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस। सब प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, चिंता मत करो। 19 है मिससेलेनियस, 19 है मिससेलेनियस, और 20। अब ये देखो, जैसा ये है वैसा ये है ना, यानी जैसा था वैसा रह गया, यानी थोड़ा सा चेंज हुआ, बाकी वैसा रह गया, यानी ये है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या होता है जी, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, जैसा जो नंबर पहले था वही नंबर बाद में हो गया। ये है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 है, बहुत बार पेपर पूछता है। यानी XX, यानी ये जो 20 नंबर पार्ट है, ये अमेंडमेंट की बात करता है। उसके बाद आ गए 21 और 22। 21 के अंदर है टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस, और 22 के अंदर है शॉर्ट टाइटल। मैं जानता हूं ये याद नहीं होते लोगों को, मैं कोशिश करता हूं इन्हें याद कराने की। हिंदी लैंग्वेज एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। 19 जो है वो है मिससेलेनियस, 20 है अमेंडमेंट। अपने को 19 याद नहीं हुआ होगा, लेकिन 20 याद हो गया होगा, मैं चाहता भी मेनली वही याद कराना हूं। 21 और 22 में एंड में लिखा था सर ने कहीं पे हिंदी, बस अपने को इतना पता है। उसके आगे शॉर्ट टाइटल। क्या डिलेमा है ना, जो पार्ट सबसे बड़ा है उसी के नाम में है शॉर्ट। बताओ कैसे बच्चा जीवन में खुश रहेगा। 22 जो सबसे बड़ा पार्ट है उसी के नाम में शॉर्ट दे रखा है, जैसे कि कहते हैं ना 10 लाख ओनली, वैसा 10 लाख के आगे ओनली गलत जगह लगा दिया। ऐसी 22 सबसे बड़े संख्या वाले पार्ट के आगे शॉर्ट लगा, तो ये तो दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया। ऐसी जो पार्ट नंबर 21 है, ये है टेम्पोररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। दजई सब कुछ सही समय आने पे बताऊंगा, फिर भी डाउट बच जाए एक काम करते हैं, एक छोटा सा वादा मैं आपको करता हूँ। ये कोर्स जब खत्म होगा तो आखिरी क्लास से पहले जो क्लास होगी, जितने डाउट वहां तक भी रह जाएं, आप सब मुझे लिस्ट बना के भेजिएगा। कोर्स तब खत्म करूंगा जब आप सभी के सारे जेन्युइन डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बस अब तो खुश हो, अब बेफिक्र रह के पढ़ो। यहां तक ओके? एक बार रिकैप नहीं, 2 बार रिकैप करेंगे, चिंता क्यों करते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, आपकी चैट को करते हैं ऑफ। ध्यान से एक बार सुनते हैं 22 के 22 पार्ट्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, फिर चैट खोल के एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, फोकस करना। इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप लोग। लिखूंगा भी साफ साफ इस बार।
पार्ट नंबर 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अब इसे याद करते चलना है। पार्ट नंबर 2 है सिटीजनशिप, पूरा फोकस होना चाहिए स्क्रीन की तरफ। पार्ट नंबर 3 है फंडामेंटल राइट्स। ऐसे याद करना है कि दोबारा नहीं पढ़ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 5, 6, 7, 8 यूनियन स्टेट, और ये है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी होगा केंद्र शासित प्रदेश, वो यूनियन अलग है, ये वाला यूनियन अलग है। 3 जगह यूनियन दिखेगा, सबसे ऊपर वाला यूनियन बताता है भारत का जो नक्शा है वो भारत है, उसमें क्या क्या आता है। 5 नंबर पे जो यूनियन है वो बताता है भारत कैसे चलता है, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सब इंफॉर्मेशन, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसी स्टेट के केस में स्टेट की इंफॉर्मेशन है। जो यूनियन टेरिटरी है वो बताता है जैसे दिल्ली की इंफॉर्मेशन है, लक्षद्वीप की है, अंडमान की है, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें है। ये जो 7th नंबर पे है, दिस हैज बीन रिपील्ड 1956 के अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 7th नंबर का था। आ गए जी 9 पे। 9 है पंचायत, 9A है म्यूनिसिपैलिटी। इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, फोकस करना है एकदम बढ़िया करके, जैसे चाउमीन वाले भैया को कहते हैं ना, भैया बढ़िया करके बनाया ना, वैसे ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी है 9B। बीच में अचानक मैं कोई गलत लिखूंगा, देखता हूँ कौन उस गलती को पकड़ पाएगा। चैट वैसे आपकी ऑफ है, फिर भी कोशिश करना। 10th लिख दूं गलत, चैट तो ऐसे ऑफ है, चलो अभी परेशान नहीं करता, फोकस लेकिन बनाए रखना है। आर्टिकल नंबर भी अभी मैं आपको इनके याद कराऊंगा आगे चल के कल की क्लास में। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसे अलग कलर से इसलिए लिखा है जिससे थोड़ा दिमाग में बैठ जाइए, तो इजी है। 5+6 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 12th में पैसों की हो गई थी बहुत ज्यादा दिक्कत, इसलिए 13 में आते आते दुकान खुल ली थी, ट्रेड एंड कॉमर्स। जब वहां पर 13 में कुछ नहीं बना तो 14 में आकर जो है तैयारी शुरू कर दी सर्विसेज की। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 14A में जो है ट्रिब्यूनल तक बात पहुंच गई, और उसके बाद 15 में हो गए इलेक्शन की हमारी तैयारी, इलेक्शन की तैयारी। 16 नंबर पे हमें लोगों ने कहा कि कैसे जीतोगे इलेक्शन, तो हमने कहा जी आपको देंगे हम स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस देंगे। उन्होंने कहा समझ नहीं आया क्या स्पेशल क्या प्रोविजन, उन्होंने कहा भैया ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलो। इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 मिससेलेनियस, 20 जैसा था उसी को 2 बार लिखा, नहीं अमेंडमेंट करा है, पार्ट को वैसे ही छोड़ दिया। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन 21 और 22 सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन इसके नाम में ही शॉर्ट है, शॉर्ट टाइटल हिंदी लैंग्वेज। और 21 नंबर पे आ गया आपका टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। चैट खुली है। उन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई होगी मेरी स्पीड से जो चीटिंग करके नोट्स बना रहे थे, मैंने तो मना करा था, आप तो पेन खींचने में लगे हुए, लगे रहिए। चीटिंग पकड़ी गई, देख लो। अरे मैं बनवा दूंगा नोट्स, चिंता मत करो, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, बना लिए अच्छी बात है, फिक्र है अपनी, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना भी लिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब छोटा सा टेस्ट हो जाए, तैयार हैं आप लोग टेस्ट के लिए? नहीं बनाए कोई बात नहीं, बना लिए तो भी कोई बात नहीं। अल्टीमेट गोल इज टू लर्न दिस थिंग इन दी क्लास में ही खत्म करके जाना है। होम पे तो है, होमवर्क क्या लेके जाएंगे? पोल में नहीं है बेटा, क्योंकि पोल में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं विश्वास करके आपसे कमेंट में पूछूंगा, आप सेल्फ एनालिसिस करिएगा। चलो मैं आपसे टोटल पूछूंगा 26 सवाल, ठीक है, 26 सवाल पूछूंगा। अच्छा वो तो जादू देख लें कि भाई सच में 25 बने भी हैं पार्ट। देखो पहला था, दूसरा था, तीसरा, चौथा ए, पांचवा, छठा, सातवां नहीं था, आठवां, है ना। उसके बाद नौवा ए, नौवा बी, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चेक करना एक बार कुछ रहा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ गए? जिन्हें नहीं समझ आया था कि वो 25 कैसे हैं अगर पार्ट 22 है, क्योंकि एक हटा है और बाकी कुछ ऐड हो गए, 4 ऐड हो गए, तो नेट 3 बढ़ गए। 7th हटा और एक 4A, 9A, 9B, 14A ऐड हुआ, तो -1 + 4 करोगे +3 आ जाएगा।
सिमरदीप ये पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के। पहले जो अभी हमारे देश में स्टेट और यूटीज है ना, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले भारत के 4 हिस्से थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उस समय वो पार्ट 7 में लिखे गए थे और उन सबको हटा के हमने यूनियन और स्टेट का, ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट का कॉन्सेप्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम सिमर क्या है ना, मैंने ये जो बोला ये समझ ही नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल टाइप हो गया, इसी वजह से अभी नहीं बता रहा डिटेल में, सही समय आने पे बता दूंगा। सलोनी एक बार चेक करो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई आपने गलती से ऐड कर दिया। ठीक है, नीरज नो जो आएगा वो यही आएगा, कैसे कैसे कौन से अमेंडमेंट से हटा। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। एक छोटा सा टेस्ट, मुश्किल मुश्किल पूछूंगा इस बार। पहले टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस, पहले ही मुश्किल पूछ लूंगा जिससे दिमाग पे लोड आ जाए। पार्ट नंबर 21, हिंदी लैंग्वेज और शॉर्ट टाइटल की बात कहां पर करी गई है? पार्ट नंबर 22, याद रखना 25 पे टिक मत कराना, 25 तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए अमेंडमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कौन सा पार्ट? 20। मुझे बताइए स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ेंगे सर्टेन क्लासेस को। अब क्या होगा ना, वो इलेक्शन का 15 नंबर शायद याद आ जाए तो 16 बन जाए, हो सकता है, बाकी तो क्या कह सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन 18, हम 18 के हुए और हमारे घर वालों को लगा हम एडल्ट हो गए, अब तो जो है इस बच्चे को जो है नौकरी पे भेजना चाहिए, जाओ बेटा कमा के लाओ, कुछ तो करो जिंदगी में। अरे हमने कहा अभी क्या इमरजेंसी है, अभी तो हम 18 के ही हैं, अभी तो 18 + 18 के होंगे हम, अभी तो 18 × 1.5 करेंगे हम, तब तक हम तैयारी करेंगे। लेकिन वो करे नहीं बेटा इमरजेंसी, अब तुम 18 के हो गए हो, बस अब तुम्हें जॉब करनी है। हमने जो इतने समय से जो है खर्चे ज्यादा ज्यादा करे हैं ना, वो इसीलिए तो करे थे कि तुम बड़े हो जाओ, अचानक तुम्हें महसूस कराएंगे कि तुम्हारे नौकरी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बंदा कहता है अभी तक कैसे हो रहा था यार, कमाल हो गया। खैर अब आपके दिमाग में 18 इमरजेंसी का मैंने कनेक्शन थोड़ा सा बना दिया, बाकी समय के साथ धीरे धीरे और आपको याद हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ट्रिब्यूनल की बात किसमें करी गई है? कमलेश, जो चीज आपको परेशान या कंफ्यूज करिए वो एक बार टाइप करिए, कॉपी कर लीजिएगा इंटर दबाने से पहले, जिससे कि अगर मैं दोबारा पूछूं तो आपको दोबारा ना लिखना पड़े। 14A, ट्रिब्यूनल में यही तो कहते हैं, ए क्या कर रहा है, ए ऐसे कैसे काम होगा, तो ए लगना है। अब आप मुझे बताइए फटाफट से कि ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कौन से पार्ट में है? फाइनेंस की बात कौन से पार्ट में है? अब पता है हो क्या रहा है आपके दिमाग में, अब आप यहां तक तो पहुंच गए हो कि 12-13 में से कोई है, ट्रिब्यूनल में यहां तक तो पहुंच गए हो कि 14 या 15 में से कोई है ना। एक एजुकेटर वहां तक आपको लेके जा सकता है, इसके आगे बच्चा खुद ही चलता है। मैं आपको साफ बोलूं, मतलब मैं यहां तक जा सकता हूं, उसके बाद जितना रिवीजन उतना फायदा, जितनी चीनी उतना मीठा वाला हिसाब है। सर्विसेज यूनियन और स्टेट की एग्जैक्ट आ रहा तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। तो पार्ट नंबर 14, यूनियन स्टेट का रिलेशन 11। अब देखो ना कंफ्यूजन नहीं हो रही, रिलेशन वर्ड पे फोकस जा रहा है ना कि सर्विसेज पे। पता है सर्विसेज है तो 14 वाला है, रिलेशन है तो 11 वाला है, ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है बस क्लास में सुन के। अब आप मुझे बताइए 9A क्या है? इज इट कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूनिसिपैलिटी? म्यूनिसिपैलिटी। एंड 9B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए फटाफट से पंचायत कौन से पार्ट के अंदर है? पंचायत 9 के अंदर है। ठीक है, आप मुझे फटाफट से अब बताएंगे कि पार्ट नंबर 3 किस चीज में डील करता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहां तक सारी बात आपको समझ आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे कहने से एक बार ये पूरा पोर्शन कल सुबह 10 बजे वाली क्लास से पहले रिवाइज कर लेना। जो कंफ्यूजन है आप मुझे टाइप करके बता दीजिए। एक बार कहां से रिवाइज करेंगे सर? ये जब आप सुबह उठेंगे तब तक इस क्लास की पीडीएफ बन चुकी होगी, है ना। अभी तो भले ही नहीं बनेगी, पीडीएफ से आप एक बार रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज नहीं भी करके आओगे इट्स ओके। 19 नहीं पूछा क्या मैंने? देख लूं जरा। हाँ 19 तो बताओ, सारे मिससेलेनियस पूछ लिए, एक ही नहीं पूछा बस मैंने। ठीक है, मिससेलेनियस है 19 के अंदर। अब बात आती है कि सर इसे नोट भी तो कराओगे, आप नहीं कराओगे? अभी तक पता है क्यों नोट नहीं कराए? क्योंकि एक चीज तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? देखो, पार्ट नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक जाता है, जिसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। ये 5 से 11, 12 से 35। अब वो जो बेचारे नोट्स बना के बैठे हैं उनका मन दुख रहा है, कोई बात नहीं, 2 बार लिख लेंगे, क्या जाता है। ठीक है, 2 बार लिख लेंगे, नथिंग टू वरी। ये ऐसे अब मैं आपको एक प्रॉपर टेबल सी बनवा दूंगा जिससे कि आपको आसानी रहेगी याद करना। अपनी कॉपी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 घंटे की क्लास है सचिन, बस ये
क्लास है क्योंकि, तो इसमें डाउट्स भी काफ़ी ज़्यादा है और जनरली मैं क्लास नंबर 1 में ये बेस बनाने की एक क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, तो इसलिए इसे जो है मैं थोड़ा छोटा रख रहा हूँ। बट अदरवाइज़ सारी क्लासेस 2 घंटे की ही होंगी, आप चिंता ना करें, ठीक है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है, जो आपने अभी करा है ना, आपको शायद एहसास नहीं हो रहा। किसी और से आप पूछो कितना समय लगता है ये याद करने में। ठीक है? यहाँ तक एक काम करते हैं, आज की क्लास को थोड़ा जल्दी कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। देखिए, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या ये टीचर जो है आपके लिए बना है या नहीं बना, फ्रीक्वेंसी मैच हुई या नहीं हुई, है ना? अब तक आपको समझ आ गया होगा, तो जैसा आपको आपके लिए बेस्ट लगे वो करिएगा। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मुझसे पढ़ें या किसी से पढ़ें, बट आपका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना? अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली अपने को सीखना है, ठीक है? ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक सवाल ऊपर गया है, ये जितने आपके जो ये सवाल है ना कि सर ये इनका मतलब क्या है, ये सब आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने जो डाउट्स है आप लोग एक कॉपी के कोने में नोट कर लीजिए। अगर वो इस कोर्स के एंड तक भी क्लियर नहीं होंगे तो सेकंड लास्ट क्लास में आप मुझे बता देना। सेकंड लास्ट क्लास इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ मान लेते हैं आपने लास्ट के एंड में बताया, तो मेरे को समय चाहिए ना एक क्लास ऐड कराने का। सेकंड लास्ट में अगर आप बताएँगे तो मैं उस आखिरी क्लास को उसी तरीके प्लान कर पाऊँगा। ठीक है जी? विद दिस नोट ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। ये बहुत छोटा-सा हमने पोर्शन कवर करा है, अभी तो बड़ा डेटा बचा है, विश्वास मानिए मेरा, दिस इज़ लाइक नथिंग। ये जो पूरा कोर्स है उसका ये अभी छोटा-सा ही, बहुत छोटा-सा हिस्सा है। अभी तो आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाऊँगा सीएजी के बारे में, एजी के बारे में, तब आपको समझ आएगा कंटेंट क्या होता है। कल सुबह 10 बजे आपकी क्लास है दोस्तों, ठीक है? आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं जानता हूँ इस समय तक आते-आते आपको नींद आ जाती होगी, काफ़ी थक जाते होंगे, बट क्या करें, ज़िंदगी है, पढ़ना पड़ता है ना? और ये शिवानी बेटा आपका कॉल है, आप क्लास को लगाइए, अगर आपको लगता है आपको यहाँ कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है, तो आप लगाइए, अदरवाइज़ नहीं, है ना? चलो, यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड होती है, आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूँ, आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राहुल, कल की क्लास में स्पेशल में मैं दिखा दूँगा, वैसे कल आपकी 4 बजे क्लास है, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखिए, कल 4 बजे है, परसों आपकी क्लास 8 बजे है, इतना मुझे याद है, बाकी कल की स्पेशल क्लास में दिखा दूँगा। चलो, अब भागो फटाफट से, आराम करो और फ़ोन को छोड़ दो, थोड़ा-सा फ़ोन को भी आराम दे दो। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे है अगली क्लास, 10 एएम एएम है ये, है ना? कल सुबह स्पेशल क्लास कल 4 बजे है, कल का शेड्यूल ये है। ये स्पेशल है, ये प्लस है, ये प्लस है। मैं अब डाउट्स देख रहा हूँ, 33 हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जितने में ले पाऊँ उतने में ले लेता हूँ। रूबी, आज से क्लासेस डेली हो रही हैं। ठीक है, कमलेश समझ गया। कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो बिल्कुल कमेंट करा करें, उसी अकॉर्डिंग सोचा जाएगा। नथिंग टू वरी, ठीक है? गुड नाइट, जो जाना चाहे जा सकता है। श्रेया जी, काफ़ी बड़ा पोर्शन मैं पूरा करा दूँगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा हो जाएगा, बट काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाएगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आप क्या करिएगा, देखिएगा 3 जनवरी तक क्या-क्या क्लासेस हो गई, ठीक है? या मान लेते हैं 31 दिसंबर तक क्या-क्या क्लासेस हो गई। उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, पुराने कोर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या पुराना कोर्स लगा लीजिएगा। ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप अपने कोर्स को जल्दी पूरा कर सकते हैं। इस महीने में 10 क्लासेस मैं दूँगा, करीब-करीब इस क्लास को मिला के। तो आप मान के चलिए कि 60-70% मैं इसमें पूरा करा दूँगा। बचा हुआ जो है आप पीडीएफ से या फिर पुराने कोर्स से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है कमलेश, अब समझा मैं। मैं आपको अमृत एक बात बताता हूँ। जिस इंसान से आपने डाउट पूछा है, उसकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है, ना ही वो आईआईटी से है। आई होप इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए कि वो जो आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं वो गलत है। दुःख की बात है, बट ये गलत बात है। आप इतना मत सोचिए, बस पढ़ते चलिए, ऊपर वाला अपने आप सब सँभाल लेगा। बस अपनी तैयारी से ईमानदारी रखिए। श्रेया जी, मतलब अपने को क्या करना है ना, कोर्स 100% पूरा करना है। आप चाहें तो क्लास नंबर 1 वहीं से लगा के पूरा निपटा लीजिए। चाहे तो 31 दिसंबर तक मैं ज़्यादा क्लासेस दे रहा हूँ, वो टॉपिक्स यहाँ पे कर लो, उसके बाद बचे वहाँ से कर लो। मतलब आइदर वे एज़ यू फील बेटर, वो कर सकते हैं, बट कोर्स पूरा कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ्स को डाउनलोड करके रख लीजिए आप लोग, जिसका प्लान खत्म होने वाला है और शायद रिन्यू आप नहीं करा पाएँगे तो। क्योंकि पीडीएफ अपने पास पड़ी रहेगी तो पेपर से पहले थोड़ा आराम रहता है।
बिल्कुल काफ़ी मदद करेगा आपको और 2024 में सीएचएसएल दूँगा। बिल्कुल इनफ आई थिंक काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है आप अलग से प्रीवियस से ट्राई कर लीजिएगा। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। गौरव देखिए मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमारा एक मोबाइल है, एंड्रॉयड कभी 8 आया फिर 9 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि 9 पूरे तरीके उल्टा है 8 से। सिंपली 9 में अपडेट्स हुए हैं जो 8 में नहीं थे। जैसे पेपर होता है तो हम देखते हैं कि अच्छा ये 2-3 टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो हम उन्हें थोड़ा बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, उससे सवाल पूछ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे जी, इसमें थोड़ा-सा टाइम बचा जाएँगे। मेनली यही डिफरेंस रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना कोर्स बेकार था, ये कोर्स अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी बहुत बढ़िया कोर्स था, उससे बच्चों ने नौकरियाँ ली है, इससे भी लेंगे। बस ये है कि जब पेपर आता है, उसके आंसर की आते हैं, तो अकॉर्डिंगली टाइम का प्लस माइनस, कंटेंट का प्लस माइनस करा जाता है। ये हो गया। शुभम जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पूरी कराई जाएँगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मन है मुझे बायोलॉजी अभी से शुरू करनी है, तो आप प्रतियोगिता मंत्रा पे रिकॉर्डिंग वाली जो क्लासेस हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं कोर्स, वो भी लगा सकते हैं। बाकी समय के साथ अलग-अलग कोर्सेज़ आपके लिए आते रहेंगे। येस गौरव, आई टोटली एग्री। स्टैटिक पार्ट इज़ वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, वी कैन कंट्रोल ओनली द कंट्रोलेबल्स। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी तरफ से बस रोज़ नया सीखते चलिए, बाकी क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला देखेगा अपने आप बाकी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो रिग्रेट होता है ना, आप देख लेना, आगे चल के आप इस बात को समझेंगे। वो सिर्फ एक होता है कि हमने अपना 100% नहीं दिया, हमने टाइम को वेस्ट करा। वो रिग्रेट के लेवल पे मत जाना बस। अगर आप ढंग से रोज पढ़ते रहोगे तो नौकरी लगनी तय है। बस वही है कि हम पढ़ते नहीं उस तरीके। एक-एक करके रक्षा जी, जैसे अब ये पॉलिटी का कोर्स आप लगा रहे हैं, ऐसे बाकी कोर्सेज़ भी आप लगाते रहिए। प्रतियोगिता मंत्रा पे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप लगा सकते हैं। आने वाले समय में एक-एक करके कोर्सेज़ लाऊँगा, वैसे भी आप लगा सकते हैं। तुलिका जी, अभी इकोनॉमिक्स मैंने प्लान नहीं करा है। मैं रिकमेंड करूँगा आप रिकॉर्डेड कोर्स लगा लीजिए। राजू, प्रतियोगिता मंत्रा पे जाना और स्टैटिक जीके नहीं मिल रहा। प्रतियोगिता मंत्रा पे जाना कंप्लीटेड कोर्सेज में, वहां पर आपको मेरे हाल फिलहाल के 2-4 कोर्स दिखेंगे। जैसे मैंने अभी एक एमसीक्यू का कोर्स दिया था, उस कंप्लीटेड कोर्स में जाना, उसके अपडेट सेक्शन में जाना। अपडेट सेक्शन में एक पीडीएफ मिलेगी इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम की, इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज के लिंक है, वहां पे आगे बढ़ोगे तो स्टैटिक का भी लिंक होगा, उसे कॉपी पेस्ट कर लेना कंप्यूटर में, कोर्स आपको मिल जाएगा। हार्ड है अमृता, बिल्कुल हार्ड है। देखिए, पढ़ाई तो है ही मुश्किल, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, पढ़ाई मुश्किल है। यस अजीत जी, उसी की बात कर रहा हूँ। कुछ समय रुक के आएगा इकोनॉमिक्स का। इस कोर्स में सिर्फ पॉलिटी, क्योंकि इस कोर्स का टाइटल पॉलिटी है। ऐसे करके एक-एक करके समय के साथ और कोर्सेज भी आपके लिए आएंगे। एक बैच में कई सारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें ये कोर्स का नाम पॉलिटी वाला है, तो इसमें पॉलिटी। साइंस का बैच अभी थोड़ा रुक के आएगा। मैं आपको बाकी आने वाले समय में बताता हूँ। अपकमिंग कोर्सेज का भी चलिए मैं काम कर लेता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं। मैं बीच में जैसे मुझे मौका मिलता है, मैं आने वाले महीनों को प्लान करके भी आपको बता देता हूँ। क्या इस क्लास रैपिडली कर सकते हैं ज़ारा, बिल्कुल। इफ यू हैव टाइम, यस, आई थिंक यू कैन। दो साल से देखिए, स्टेनो भी बढ़िया जॉब है, मैं आपको साफ बताऊँ। स्पेशली अगर आप दिल्ली वाले में लग जाते हैं, वो होता है ना 4200-4600 वाले, दिल्ली का तो 4600 रहता है जनरली, तो वो बहुत बढ़िया जॉब है। बट ये है कि अ, क्योंकि अभी सीजीएल 24 दूर है, तो चाहे तो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बस ये है कि स्टेनो में मेहनत लगती है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा-थोड़ा कर लिया, बिकॉज़ जब तक आपको शॉर्ट हैंड वगैरह नहीं आती, मतलब इट विल टेक एफर्ट्स। अगर आपको लगता है आपको एफर्ट डालने के लिए तैयार है, जॉब वाइज़ बहुत अच्छी जॉब है, अपना चिल हिसाब है और अपना सैलरी भी अच्छी है। बस क्या है ना, वो जो आपको शॉर्ट हैंड बहुत टफ चीज़ है अपने आप में। इनफैक्ट अब वो कहीं यूज़ में भी नहीं आती, वो पुराने ज़माने की चीज़ें बना रखी हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो कुछ काम नहीं आती स्टेनो, वो जो अपना शॉर्ट हैंड है। अब स्टेनोज़ वो वाला काम करते ही नहीं, पहले करा करते थे, वो काम के मिनट्स लेने होते थे, अब थोड़ी चाहिए होता है वो, तो खैर क्या कर सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर, चिंता ना करें। एक्चुअली कई दिन से क्लास नहीं ली थी, इस वजह से अगले 6-7 5-6 दिन थोड़े हैवी हैं। जनवरी में ऐसा शायद ही कभी होगा कि एक दिन में 2 से ज़्यादा क्लासेस में लूँगा। 1 प्लस 1 स्पेशल ही मैंने ऑलमोस्ट डेली प्लान कर रखा है। यश, आप चाहें तो मंथली या क्वार्टरली मैगज़ीन्स मार्केट से ला सकते हैं, या बिल्कुल सही आपने पहचाना है कि ऑनलाइन पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें लगता तो है, हमें याद हो रहा है, बट पेपर में टिक नहीं लगते। तो कोई मंथली या कोई हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऐसी मैगज़ीन आप उठा लो, और सारी मैगज़ीन्स बराबर की हैं, सब में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उससे आप पढ़ के उसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मंथली से शॉर्ट में मत जाइएगा, ऐसा मत करिएगा कोई वीकली टाइप उठा ली। मंथ में एक मैगज़ीन 100 सवा 100 पेज की होती है, उतना काफ़ी है। ठीक है शिवम। ये सिमरन, एक-एक करके सारी चीज़ें आपको यहाँ तैयार कराई जाएगी। कौन से केस की आप बात कर रहे हैं? आशुतोष, अगर आप बात कर रहे हैं जैसे जो केशव नंदा भारती केस उस टाइप के, तो वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएँगी। तज़ई, समय के साथ आप आगे चलिए, अचानक आपको डर लगेगा जब आप मुड़ के देखेंगे कितना समय आपने गँवा दिया, पर वो वापस नहीं आएगा। बस समय से जाग जाइएगा, अच्छा है। कोई सजेशन नहीं है, आप फ़ोन का जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके सामने है। देखिए, यू आर फ्री टू चूज़, बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ योर चॉइसेस। आप जो चाहे चूज़ कर सकते हैं, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको झेलने ही पड़ेंगे। कि याद रखिएगा, जब आप अगली बार एन्जॉय करें ना रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स को, तो वो उनके कॉन्सिक्वेंसेज़ को लेके तैयार रहिएगा। नहीं देखते जो भी, मतलब ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, सही मैंने, मतलब कहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक काम करा करो, सोने से पहले अगला दिन प्लान करके जो है सोया करो ना। श्याम, हो सकता है आप जिस कोर्स में चेक कर रहे हो उसके अपडेट में कुछ डाला ना हो आपके एजुकेटर ने। आप एग्ज़ैक्टली क्या ढूँढना चाह रहे हैं, ये आप बताएँगे तो मैं बेटर आपकी मदद कर पाऊँगा। प्रद्युमन, देखिए डेफ़िनिटली एक चीज़ में ज़्यादा करेंगे, दूसरे में नुकसान तो होगा, यू हैव टू मैनेज, बट अगर आप कह रहे हैं कि आपका सब कुछ तैयार ही है, तो अभी 7, 8, 9 महीने बचे हैं। विक्रम, 2-3 छोटी-छोटी बातें बताता हूँ, वैसे तो कोर्सेज़ लगाने पड़ेंगे, बट इन जनरल अगर आप जानना चाहते हैं हाउ कैन आई इम्प्रूव वाली बात, तो उसमें 2 ही चीज़ों पे फ़ोकस करना है। एक बार ईमानदारी से थ्योरी पढ़नी है किसी से भी, चाहे बुक से, चाहे एजुकेटर से या कैसे भी। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करके, जिन टॉपिक्स पे एसएससी फ़ोकस कर रहा है, उन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है। इतना सा ही जिस्ट है जीके के अंदर नंबर को बढ़ाने का। किसी भी एजुकेटर का नहीं हो रहा। एक बार शाम टेक्निकल टीम को आप इस चीज़ को मैसेज करो, मे बी कोई टेक्निकल टीम होगा, मतलब मे बी कोई टेक्निकल इश्यू होगा। ज़रा थोड़ा एक बार ये एनालाइज़ करो कि सेक्शन कौन से ऐसे हैं जो वीक है, क्योंकि आप काफ़ी पास हैं, 286 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। बस वही है कि वो 10, 15, 20 नंबर का खेल रह गया है। थोड़ा एनालाइज़ करो, जब आप 290 के आस-पास आ सकते हो, तो 320 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुलिका जी, ये कुछ समय रुक के आएगा, अभी प्लान में नहीं है ये वाला कोर्स। जो जाना चाहे जा सकता है, सिर्फ़ डाउट्स लिए जा रहे हैं अब। प्ररुल, एग्ज़ैक्ट सोर्स तो मैं आपको वैसे नहीं बता सकता। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, आप प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ लीजिए कहीं से, अनअकैडमी से। अगर आप ऑफ़लाइन पढ़ना पसंद करते हैं, तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मैगज़ीन मार्केट से ला सकते हैं। अगर मार्केट से लाएँ, तो पहले एक ही मैगज़ीन लाइएगा, जब वो खत्म करे उसके बाद ही दूसरी खरीदिएगा। ये तो जीके है, ये रीज़निंग है, इसमें ये मैथ से पहले वाला? अच्छा, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके। मैथ्स, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके। जीके तो आप लोगों का अलग ही पहचान में आ जाता है, जीके में लोड नहीं पड़ता दिमाग पे। मैथ्स, रीज़निंग, ये कैसे हो गया अचानक? ये शेयर मार्केट कैसे गिर गई अचानक है 20 नंबर पे? इंग्लिश। रोहित, एक ही सजेशन है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपने देखा कैलेंडर का सवाल जो है आ गया, मान लेते हैं, तो कैलेंडर एज अ टॉपिक आप कंप्लीट करने के बाद ही अगला मॉक टेस्ट दीजिएगा।
ऐसे करके जैसे आपने देखा मैथ्स में कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपसे फंस गया, तो ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट यू हैव, उसके बाद आप अगला मॉक देंगे। यानी अब आपको ये सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, इससे आगे नंबर तब पड़ेंगे। और जीके में जी बड़ी दिक्कत है, एक बार देखो जीके में ऐसा क्या है कि ये इतना गड़बड़ चल रहा है, बिकॉज बिना जीके के सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ही पता है कि 390 में से जो बच्चा 300 ला रहा है उसकी नौकरी पक्की नहीं है ना? तो आप खुद समझदार है कि जब 390 में से 300 वाले की नौकरी पक्की नहीं है, तो जीके को हम कैसे ही छोड़ के चले जाएं। तो जीके पे काम करिए, एक बार देखिए कि ऐसा क्या हो गया भाई, ये मेरे 5.5 नंबर कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कभी मेरे नंबर 35 आ रहे हैं, कभी मेरे 5.5 आ रहे हैं, या तो मैंने अभी टॉपिक पढ़े ही नहीं है ढंग से। एक बार एनालाइज करो, ढंग से थ्योरी पढ़ो, एसएससी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, और जो टॉपिक उसके अंदर मिलते हैं उन्हें इंटरनेट से, मेरे कोर्स से, किताब से, कहीं से भी पढ़ो। विशाल, एक हफ्ते के बाद रिवाइज मत करो, अगले दिन सुबह सुबह रिवाइज करो। उसके बाद भी याद ना हो तो थोड़ा लिख कर आप याद कर सकते हो, या घर में किसी को सुनाकर याद कर सकते हो। एक हफ्ते के बाद तो सच में नया नया ही लगेगा। अगले दिन सुबह सुबह उसे आप रिवाइज करिए। अमृता, आप चाहे तो मार्केट से बुक ला सकते हैं, जैसे किरण वगैरह की बुक्स आती हैं, वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं। चाहे तो आप टेलीग्राम या इंटरनेट पे इजीली आपके पास अवेलेबल है आंसर कीज वगैरह, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कंपाइलेशन। देखिए श्याम, जब हम कहते हैं स्टेट, ये हम आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे, आगे चल के समझाऊंगा। तो वहां पर स्टेट के अंदर पूरा भारत का एरिया कवर होता है। इन जनरल जब हम राज्य की बात करते हैं, तो उसमें हम एक जैसे यूपी बिहार इन्हें कवर करते हैं। बाकी डिटेल में जब आर्टिकल 12 पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। बहुत बहुत मुबारक हो पंडित जी, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है और कामयाबी हासिल करनी है। देखिए थोड़े बहुत तो गलत होंगे ज़रा, थोड़े बहुत तो होंगे गलत, बस मेहनत करते रहिए। इट्स ओके। देखिए हमें समझना होगा कि पेपर ही कई बार रैंडम मुश्किल बनता है। इट्स ओके, अपना 100% देते रहिए। और एग्जाम के साथ साथ घर पे भी देना है, जब तैयारी चल रही है तब भी देना है। ठीक है बाजीगर जी, अच्छी बात यह है कि 3 सेक्शंस आपके तैयार है। बुरी बात यह है कि जो सबसे मुश्किल सेक्शन है वो आपने अभी छोड़ा हुआ है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कोर्सेज लाइव, कुछ कोर्सेज रिकॉर्डेड लगाइए, और फटाफट से कंटेंट को रिवाइज करते हुए निपटाइए, और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशल क्लासेस साथ साथ लगाइए बाजीगर जी, क्योंकि स्पेशल क्लासेस की एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ देता हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि ये उस कोर्स में पढ़ लेना, मैं हमेशा क्लास में पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ। तो भले ही आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आप क्लास को लगा सकते हैं। अरे भाई कितने डाउट्स हैं, कल से इतने डाउट्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है। रिवीजन देखिए, ये हर इंसान का अपना अपना तरीका है। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं क्या करता कि अगर मैं ज्योग्राफी रिवाइज करने पे लगा हूं, तो मैं फिर ज्योग्राफी ही पूरी रिवाइज करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि चलो मैंने आज आधी मान लेते 20 पे ज्योग्राफी पढ़ ली, अब मैं पॉलिटी पढ़ लेता हूँ। मैं, मेरा मानना क्या, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रहा हूँ जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। तो वो मेरे हिसाब से एक अप्रोच हो सकती है कि सब्जेक्ट वाइज आप जीके को रिवाइज कर लीजिए। बाकी अगर अभी 100 के आसपास आ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत लगेगी, बट अच्छी बात यह है कि अभी अपने पास समय है। तो 2024 वाला सीजीएल थोड़ा सा लेट है। तो यही है कि मैथ्स को, मैथ्स में कितना स्कोर आ रहा है अभी आपका ऑन एन एवरेज 50 में से? 10? तो मैथ्स को तो भी बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। मैथ्स को प्रायोरिटी पे करिए, बिकॉज मैथ्स में भी काफी ज्यादा स्कोप है। ठीक है, मतलब दिन रात एक कर दीजिए अगले 6-7 महीने, जितना आपके बस की है उतना ज्यादा पढ़िए। डेफिनेट इस तरीके मैंने अभी प्लान नहीं करा, आप मुझे कुछ समय दो। अगर आप मतलब इस तरीके का प्लान चाहते हो तो मैं एक बार प्लान कर लेता हूँ। सचिन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी मेहनत करते रहें। डेफिनेट कौन कौन से कोर्सेज आपके बचे हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या वो कोर्सेज मार्च तक हो पाएंगे, या फिर क्या क्या आप रिकॉर्डेड लगा लो। आप उन कोर्सेज का जो है थोड़ा लिख दो, एक एक अक्षर उसका। कोई खास सजेशन नहीं शिवानी जी, जीके कमजोर है, जीके में ढूंढिए कौन से सब्जेक्ट वीक है, उन पे मेहनत करिए, बाकी बढ़िया है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ये प्रद्युम्न का डाउट मैंने ऑलरेडी ले लिया है।
अभिजीत जी बिल्कुल पूरी कोशिश है और विश्वास मानिए मेरा, ये आपने कैसे भी किसी के कोर्ट से भी कुछ भी लिया है, मतलब मतलब साथ पूरा है। मतलब ये अच्छी बात है कि चलिए आपने हमारे कोर्ट से लिया, उसके लिए धन्यवाद। बट मतलब सच बोलूँ तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता प्लस के हैं, स्पेशल के हैं, कहाँ से कैसे क्या हैं। मेरा मानना ये है अगर आप मेरे पास आए हैं तो मैं अपना बेस्ट आपको दूँ। मतलब मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं एक बात बड़े प्राउड से मतलब प्राइड से कह सकता हूँ कि मैंने हर एक क्लास जितनी अपनी लाइफ में ली है, सब अपना 100% देने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक दिया है। तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जाएगी, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा। ये कोर्स मनीष जहाँ तक है फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में खत्म हो जाएगा। मतलब इस महीने के एंड तक काफ़ी कुछ पूरा करा दूँगा और उसके बाद जनवरी में एक-एक क्लास डेली करके पूरा करा दूँगा। काफ़ी ऊपर हो गई भई ये क्लास उम्मीद से। खैर 2-4 डाउट और लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी प्लान करा हुआ है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्लासेस आपकी वैसे ही चलेगी। देखिए, एग्ज़ाम देने में कोई हर्ज नहीं है अगर सिलेबस मैच करता है शिवानी और आप उस जॉब को करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो क्या आप उस नौकरी को करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो बिल्कुल फॉर्म भरने में कोई हर्ज नहीं है। मॉक टेस्ट कितने देने हैं अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने 2-3 मॉक दिए हैं तो उसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर वो स्कोर आ रहा है 150 के आस-पास, तो उस केस में मॉक टेस्ट ज़्यादा दे सकते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बट अगर वो स्कोर अच्छा 135 है, तो हफ्ते में अल्टरनेट डेज़ पे या 2 दिन छोड़ के 1 मॉक दे दो। सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होगा, मॉक देने के बाद जो उसमें क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा एज़ अ टॉपिक। आपने देखा कि भई मेरे से मिसिंग नंबर नहीं बना, तो मिसिंग नंबर के पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे तो हफ्ते में 2 मॉक काफ़ी है। मेंस का मौका भी नहीं देना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली पहले प्री देना है तो प्री पे आप फोकस कर सकते हैं। नहीं स्वाति ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली देने चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर चाहे मॉक की फॉर्म में हो, चाहे टॉपिक वाइज़ हो, उन्हें देने का सिर्फ एक पर्पस है कि आपको वो टॉपिक्स मिल जाए जो आपको नहीं आते। आपने एक पेपर दिया, आपको उसके अंदर 10 टॉपिक मिल गए। जब तक वो 10 टॉपिक आप पूरे नहीं करते तब तक अगला पेपर नहीं देना। अब वो आपका 1 दिन में हो जाए या 3 दिन में हो जाए, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। प्रीवियस ईयर का पर्पस सिर्फ एक है कि कमज़ोर टॉपिक्स आपके आपको मिल जाए, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है और टाइम मैनेजमेंट है, बस और कुछ नहीं। आप लोग भी बहुत तेज़ लोग हो, अलग-अलग तरीके पूछते हो। कोई कह रहा है मार्च तक क्या-क्या है, कोई कह रहा है होली से पहले क्या आएगा। जाल बिछाते हो बड़े मेरे लिए। ज्योग्राफी की पूरी कोशिश है, इकोनॉमिक्स का भी पता नहीं है। इकोनॉमिक्स सच बोलूँ तो अभी मैंने प्लान नहीं करा है बिकॉज़ इकोनॉमिक्स का मतलब उससे एक एक आध सवाल ही आता है, तो पहले प्रायोरिटी पे तो पॉलिटी वगैरह पर रखा हुआ था। 10 हो गया। अरे पौने 12 हो गए। दोस्तों आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। कुछ डाउट्स, कुछ रेज़ अ हैंड बच गए हैं, मैं आने वाली क्लास में लेता हूँ। कल 2 क्लासेस हैं, ठीक है? आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें। मेरे हिसाब से शिवानी जीएस को लेके बहुत सारे डाउट हैं। रोहित जी आप एक काम करिए, जैसे कि बाकी बच्चों ने ऐसे टाइप करके भेजा है, इफ पॉसिबल आप ऐसे टाइप कर लीजिए, जिससे कि मैं कल की क्लास में आपका जो डाउट है उसे एड्रेस कर पाऊँ, ठीक है? आप ऐसे टाइप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं कोशिश करूँगा आंसर कर दूँ, नहीं हो पाता तब मैं आपको रेज़ अ हैंड पे ले, ठीक है? चलो, ख्याल रखो आप सभी लोग अपना। 2-3 डाउट्स रह गए, मैं आने वाली क्लास में लेता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। और अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, कोविड जो है फैल रहा है, अपने घर नहीं लेके आना है इस बीमारी को, बहुत बुरी बीमारी है, बहुत नुकसान पहुँचाएगी। तो प्लीज़ अपने परिवार को और खुद को बचा के रखिए, ठीक है? थोड़ा-सा सेफ रहिए। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। गुड नाइट। थैंक यू। डाउट तो ले लो। शिवानी एक बार टाइप करो, आई थिंक पूरा डाउट आपका लिया है मैंने। अगर आप इस डाउट की बात करें, मैंने पूरा पार्ट बाय पार्ट एड्रेस करा है। मेंस का अभी आपने नहीं करना है, ये शायद आपके पार्ट में नेटवर्क इश्यू होगा, मैं 3rd या 4th टाइम बता रहा हूँ। अभी मेंस का मॉक नहीं देना है, पहले प्री वाले पे फोकस करना है। जब वहाँ पर आपका स्कोर 150-160 के आस-पास पहुँच जाए, तब आप उधर स्विच कर सकते हैं। लीजिए ओहो! मेघालय मिला है। देखो
कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि देखो क्या है ना यार, लाइफ का कुछ पता नहीं है पंडित जी। मतलब ये मत समझना मैं आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट क्या अगर आपको लगता है कि आपकी एज थोड़ी ओके ओके हो चुकी है, अब एक तो होता है ना बच्चा 19 20 22 के आसपास है, एक है थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको लगता है आपको थोड़ी जिम्मेदारी है, 20 के हैं, तो आपके पास समय है, अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं, अगर आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ समय और दे सकते हैं इस तैयारी को। अगर आप देखो ऐसे सोच लो कि खुदा ना खास्ता अगर 24 बिगड़ गया, तो क्या 25 तक का समय है? तो अगर लगता है समय, मैं आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जा रहा, बस प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है समय है तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल आप वेट करके तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं है, तो उस केस में फिर आपको मेरे हिसाब से जॉइन कर लेना चाहिए। बाकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर अभी से मेरे हिसाब से शिवानी जी इतनी नीड नहीं है। अब आप ये देखो कि अगर आपका सब कुछ हो गया तो स्कोर 135 क्यों आ रहा है? ये स्कोर 150 पौने 200 के आसपास क्यों नहीं जा रहा है ना? थोड़ा इस तरीके सोचो कि कुछ गुंजाइश अभी है, तो उस गुंजाइश पे अभी काम करिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आप करिएगा। अगर करंट अफेयर्स नहीं करे तो उसे अभी पूरा करिए, उसके पीछे पड़ जाइए, ठीक है? हाँ, रिवीजन करिए, ठीक है? चलो, आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप शिवानी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ बचा हो तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय, थैंक यू।